सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 PYQ मैराथन, जो कि आपका बेस बनाएंगी आपके अपकमिंग 2025 GRF के लिए। सो हम यूनिट 1 ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी का कर चुके हैं, जिसमें हमने 2017 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर लिया था। तो जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, और इसमें भी 2017 से 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन WPT से आए हैं, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आए हैं, वो करेंगे। प्लस आपको ये ऐसे लेक्चर्स कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो यूनिक पॉइंट है वो है लर्न विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स के साथ याद करा दूंगी, ताकि कोई फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो आपको याद नहीं हो रहा है। स्पेशली बुक्स एंड ऑथर्स याद नहीं होते हैं, तो उसको मैं हमेशा ट्रिक से याद कराने की कोशिश करती हूँ। सो आई होप आपको जो मेरे साथ पहले से जुड़े आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं और यूनिट 1 जो अगर आपको कैसा लगा तो डू कमेंट। प्लस उसके अलावा मैं पॉलिटिकल प्रोसेस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी PYQs करा चुकी हूँ। सो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट में जाना है। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये यूनिट वाइज PYQ एनालिसिस के नाम से ये प्लेलिस्ट है। आपको बस ये प्लेलिस्ट देख लेना है और इसमें आपको सारा मिल जाएगा, जैसे अगर हम व्यू प्लेलिस्ट पे करें। सो ये जो रेड वाले आप थंबनेल देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तीन पार्ट्स में मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस कवर कराया है। 6 महीने पुराना ये वीडियो है, इसमें बस 2025 के नहीं होंगे, बाकी सारे मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड 2 वीडियो जो है कंप्लीट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपका इन 2 वीडियो से कवर हो जाएगा। अप्रॉक्स 4 घंटे में आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा कवर हो जाएगा। और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी ये 4 वीडियोस बनाई हैं। इन चारों वीडियोस से आपका पॉलिटिकल थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से खत्म हो जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको बोला 2017 से, तो मैम ये तो 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है, तो 2017 के क्वेश्चंस कहाँ हैं? तो 2017 के क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ये फाउंडेशन सीरीज दिख रही है। तो जनवरी 2017 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, देन नवंबर 2017 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो ये मैं PYQ एनालिसिस करवा चुकी हूँ। ऑल्दो मैंने यूनिट वाइज नहीं करवाया था, पर 2017 का मैंने ऐसी अलग से करवा दिया पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप यहाँ से 2017 का प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने वो यूनिट वाइज नहीं डाला है। तो 2018 से हम प्रैक्टिस करते हैं आज, और 17 का मैं ऑलरेडी करवा दिया है। कहाँ मिलेगा आप देख भी सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लस कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 दिसंबर में, जो कि WPT के यूनिट से आया था। वो था प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे। सो अगर आपने प्लेटो को अच्छे से कवर कर रखा है, तो आप मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो, और फिर वीडियो रिज्यूम करके मेरे साथ एक्सप्लेनेशन देखो। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, आप चारों ही करेक्ट हैं क्या, या फिर इन तीनों में से कोई करेक्ट है। तो यू कैन रीड द ऑप्शंस। सो जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी, वो एक मीन्स था, एक जरिया था सोशल राइचियसनेस का, और ट्रुथ को, सच्चाई को रियलाइज करने का। सोशल राइचियसनेस यानी कि सोसाइटी में किस हद तक आपका नैतिकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइचियसनेस, या नैतिक, या फिर आप कितने नैतिक रूप से कितने सही हो, वो होता है राइचियसनेस, ठीक है। या सच्चाई भी बोल सकते हो, ऑनेस्टी बोल सकते हो, एथिकल बोल सकते हो सोशल राइचियसनेस को। तो क्या जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी, वो एक जरिया था सोशल राइचियसनेस का और ट्रुथ तक पहुंचने का? तो येस, दैट इज करेक्ट। जो फिलोसफर किंग बनने के लिए एक एजुकेशनल पाथ बताते हैं। देन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो चाइल्डहुड से शुरू होगी, और 6 ईयर्स तक, मतलब जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन लेगा, मतलब शुरुआती एजुकेशन। तो क्या वो 6 साल तक थी? तो यस, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था उसमें 6 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन थी, तो ये भी सही है। तीसरा, द पब्लिक टेस्ट इज हेल्ड एट द एज ऑफ 20, और जो पब्लिक टेस्ट होता था उसके ऊपर बड़े लेवल वाला टेस्ट वो 20 साल तक हो जाता था, तो ये भी सही है। और 30 साल तक आते आते एक सेकेंड सिलेक्टिव टेस्ट लिया जाता था। पहले एक टेस्ट होगा, फिर दूसरा टेस्ट 30 साल में होगा, मतलब टेस्ट इन द सेंस एग्जाम। तो आप एग्जाम क्लियर करते जाओगे, और आप फिलोसफर किंग के लिए वो एग्जाम देते थे। तो जो पहले आउट हो जाते थे या पहले ही फेल हो गए, तो उनको सोल्जर क्लास, जो सबसे शुरू में ही फेल हो गया उसको आर्टिशियन क्लास में डाल दिया जाता था, फिर सोल्जर क्लास में डाल दिया जाता, जो उसके बाद जो एग्जाम पास किया, लेकिन उसके फिलोसफर किंग
के जस्ट पहले वो फेल हो गया तो सोल्जर क्लास में उसको डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। वैसे ही प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी तो 2018 का ही है और इवन 2017 में भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो का एक चीज़ आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन से आपको ये चारों ऑप्शन याद कर लेने हैं अभी के अभी, कि 20 साल तक पहला टेस्ट, 30 साल तक दूसरा, 6 साल तक आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसका पर्पस क्या आता है थ्योरी का? सोशल राइटियसनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ. So I guess the fourth option should be correct for this option, this one. एंड अब देख लेते हैं सही आंसर। सो सही आंसर आपका फोर्थ ही है। प्लेटो हमेशा बोलते थे कि एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल से और सोसाइटियल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स या सोशल करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होती है। इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों का मिला के वो एजुकेशन के लिए बात करते हैं। कौन? प्लेटो। अब थॉमस हॉब्स जो कि बहुत फेमस थिंकर हैं, जो सिविल वॉर के टाइम पे आए थे और उन्होंने लेवियाथन लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो जो हॉब्स हैं, इनका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है या जो पॉलिटिकल थ्योरी ये देते हैं, वो उनका आइडिया का बेस क्या है, बेसिस क्या है, उसका नींव क्या है, तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। अब जो हॉब्स है उनका प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंसेस पे कैसे बेस्ड है, जैसे आपको उन्होंने याद होगा मैटर एंड मोशन की थ्योरी दी थी। फिर उन्होंने बोला था जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ब्रूटिश है और उसके लिए हमें एक सॉवरेन की ज़रूरत है जो कि थर्ड पार्टी होगा, जो कि वो जिसको वो लेवियाथन बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो पॉलिटिक्स और सोसाइटी की स्टडी करते हैं तब भी उसमें वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं। इवन वो बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो एक मशीन की तरह है, इसलिए हम इसको मैकेनिकल मेटेरियलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेटेरियलिज्म। सो ये पूरा जो जितने भी उन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर समझाया, थ्योरी समझाई, कहीं ना कहीं उन्होंने साइंस का सहारा देके समझाई कि ये ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल है, ऐसा साइंटिफिकली होता है। ठीक है, तो उन्होंने साइंस के फैक्ट्स को ध्यान में रखा कुछ भी अपनी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, स्टेट ऑफ नेचर को समझाने के लिए। वो बोलते थे जैसे फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में अगर हमें कोई पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, उसका मोशन एनालाइज करना होता है, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं, से सिमिलर तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को भी वैसे ही एनालाइज किया जा सकता है बाय देयर मोशन। मोशन कैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम डिफरेंट ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जैसे एक पार्टिकल को तोड़ते हैं ना उसके मोशन को समझने के लिए, तो ह्यूमन बिहेवियर को भी वैसे तोड़ सकते हैं और उसके मेटलिस्टिक डिज़ायर्स के बेसिस पे, मोशन के बेसिस पे, मूवमेंट्स के बेसिस पे हम उसको ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को भी उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का सहारा लेके प्रिडिक्ट किया था अपनी थ्योरी मैटर एंड मोशन में भी, है ना। सो दैट्स वाई वी कॉल कि जो थॉमस हॉब्स है उनका जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंसेस पे बेस्ड है। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, जो रूसो हैं वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल विल की बात करते हैं उसका मतलब क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। सो एक्चुअल विल होती है जनरल विल, मेजॉरिटी विल होती है, रियल विल होती है, ये सब सारी विल्स को मिला के जनरल विल बनती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी यस, जो आपके दिमाग में आ रहा है, रियल विल। तो जनरल विल का जो आइडिया रूसो ने अपने एसे डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दिया था। पहली बार ये आइडिया कहाँ पे आया, जनरल विल का ये एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे आया था, और इसको जनरल विल को वो रियल विल बोलते हैं। मतलब रियल विल इन द सेंस ऐसी विल जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, जिसमें सबका फायदा हो, वो जनरल विल होती है। अब ये क्वेश्चन है यूटिलिटेरियनिज्म की कंसेप्ट से। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट जब भी हमारे दिमाग में आता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, तो इसमें दो थिंकर्स हमें याद आते हैं, मिल और दूसरे बेंथम। ठीक है, बेंथम ने इसका आइडिया दिया था यूटिलिटेरियनिज्म का और मिल ने इसके आइडिया को क्रिटिसाइज किया था। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या लग रहा है कि इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए? इन दोनों को तो भूल ही जाओ, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो नॉन यूटिलिटेरियन प्रपोजिशन दैट सम प्लेजर्स आर ऑफ हायर क्वालिटी दैन अदर्स, की कुछ प्लेजर्स दूसरे के प्लेजर के मुकाबले हायर क्वालिटी के होते हैं, नॉट क्वांटिटी। एक होता है क्वांटिटी जैसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, एक होता है क्वालिटी में अच्छे होते हैं। ठीक है, सो क्वालिटी और क्वांटिटी का ही दोनों में डिफरेंस है। तो अगर बेंथम की बात करें तो बेंथम हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं कि अगर आपको जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे। लेकिन वो जेसन बोलते हैं कि क्वांटिटी पे नहीं, हमारा जो प्लेजर है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे या क्वालिटी ऑफ एनी अदर थिंग, क्वालिटी ऑफ प्लेजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो उस पर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। तो ये पार्ट जो है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जेएस मिल। और मैं हमेशा आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस कैसे बताती हूँ कि बेन यहाँ पे बेन 10 आपने कार्टून देखा होगा, तो 10 क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको बेन थम को हमेशा क्वांटिटी से याद रखना है और मिल को क्वालिटी से याद रखना है कि एक मिल है, वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं।
तो ये है हमारा थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन। लेनिन के जितने भी वर्क्स हैं उनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहले तो आपने सोशलिज्म एंड वॉर, मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरो क्रिटिसिज्म, ये तो आपने सुना होगा, बट इज टू बी डन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये फेमस वर्क्स है। लेकिन अगर ये 2 वर्क्स और याद रखना है तो आपको क्रोनोलॉजी तो चलो हम बाद में याद करेंगे, पहले आपको ये याद करना है कि ये भी लेनिन के ही वर्क्स हैं। मेटेरियलिज्म और सोशलिज्म, मेटेरियलिज्म सोशलिज्म, ठीक है। मेटेरियलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है कि लेनिन के उसमें आते हैं। और ये व्हाट इज टू बी डन तो फेमस बुक है, तो ये तो वैसे भी याद होनी ही चाहिए। व्हाट इज टू बी डन, तो लेनिन बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर वो सामने से आवाज आता है, लेनिन का ही भाई बोलता है कि हमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मेटेरियलिज्म रशिया में लाना चाहिए। तो पहले वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को डेवलप करो रशिया में, फिर अगर सोशलिज्म के जब अगर सोशलिज्म लाने के लिए हमें वॉर लड़ना पड़ेगा, और मेटेरियलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं, कौन, लेनिन। तो ये कहानी है, ना कि आप इसको कहानी की तरह इसकी बुक्स याद कर सकते हो, बुक्स भी नहीं है, वर्क्स है, कुछ एसेज है, कुछ आर्टिकल्स है, तो वैसा है। तो जो मैंने ट्रिक बताई वो कंसेप्चुअली सही नहीं है, कहीं आप ये मत सोचना कि वो मेटरलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोशलिज्म वॉर कर रहे हैं, वैसा नहीं। आपको बस कहानी याद कराने के लिए कि व्हाट इज टू बी डन, अब हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है कि कैपिटलिज्म को रशिया में डेवलप करो, मेटरलिज्म को क्रिटिसाइज करो, और सोशलिज्म लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉर करना चाहिए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं लेनिन के, आप जो इनकी बुक्स में आते हैं। अब इनको याद करते हैं इसकी क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले कैपिटलिज्म आएगा, तो बोलते हैं कि जब रशिया में कैपिटलिज्म आ गया ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा भी कहानी की तरह इसको, क्योंकि आप डेट्स नहीं याद कर सकते, पर अगली बार का अगर क्रोनोलॉजी या कुछ ऐसा आ जाता है आपको याद रहना चाहिए कि वो सबसे पहले आया, या रशिया में तो कैपिटलिज्म आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं अब हमें, अब कैपिटलिज्म आ गया तो सबसे पहले तो मेटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करो। जब क्रिटिसाइज हो जाएगा, तो जब लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक वॉर करेंगे और सोशलिज्म को लेकर आएंगे। तो सोशलिज्म आखिरी में आएगा, ठीक है। सो जैसे हम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की भी थ्योरी पढ़ते हैं, तब उसमें सोशलिज्म आखिरी में आता है, फिर कम्युनिज्म आता है। तो वैसे ही सोशलिज्म आखिरी में आएगी इनकी बुक, और पहले इनकी कैपिटलिज्म, फिर बोलते हैं कि कैपिटलिज्म आ गया तो हमें क्या करें, तो हम क्या कर रहे हैं, मेटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करें और सोशलिज्म आ जाए। तो ये दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी। एंड इसी ट्रिक, चाहे अगली बार क्रोनोलॉजी ना आए, पर आपको ये बुक्स में से कोई 4 में से कोई एक बुक पूछ ली तो आपको पता होगा ये लेनिन की बुक है, ठीक है। अब आपने जॉन रॉल्स का वो गाना सुना होगा, पर्दे में रहने दो। तो वो जॉन रॉल्स ने ही बोला था कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि हम एक पर्दे में है, उसके पीछे हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना है, उस जो भी डिसीजन है पर्दे के पीछे रह के लेने हैं, व्हील में लेने। व्हील होता है बेसिकली नॉट पर्दा, व्हील होता है घूंघट, है ना। तो मैंने वैसे वो गाने में आपको बता दिया। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब इग्नोरेंट है वो, आप इग्नोरेंट हो, मतलब आप कुछ नहीं जानते, आप बहुत मासूम हो। तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो 1, 2 और 3 सही होंगे, क्योंकि नो वन नोज कि सोसाइटी में उसका क्या प्लेस है। किसी को नहीं पता उसकी पोजीशन और सोशल स्टेटस क्या है, और किसी को ये भी नहीं पता कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेचुरल एसेट्स का वो कैसे होगा, ठीक है। तो अब आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप फेयर डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है। वो जब आपका घूंघट उठेगा, आप पर्दे के इस साइड आओगे, तब आपको अच्छा पता चलेगा, अच्छा मैं गरीब हूँ या रिच हूँ, तब मैं सोसाइटी में मेरी जगह क्या है, तब आपको वो पता चलेगा। अभी आपको नहीं पता कि आप गरीब हो या पुअर हो, सॉरी गरीब हो कह रही हूँ, चाहे वो आप पुअर हो या रिच हो, अमीर हो, आपको नहीं पता, तो आप फेयर डिसीजन लोगे, क्योंकि आप एक ऐसा न्यूट्रल डिसीजन लोगे जो, ताकि अगर आप पुअर निकले तब भी आपका फायदा हो, और अगर आप बाद में चल के आपको पता चला कि आप रिच हो तब भी आपका फायदा हो। तो ये आप न्यूट्रल डिसीजन लोगे। तो ये बोलते हैं कि ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो जस्टिस को लेकर आते हैं। सो दिस इज द, ये उनको नहीं पता। और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है, पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर ऑड वन आउट भी करे तो उन्हें कुछ नहीं पता, और यहाँ पे लिखा है उन्हें पता है कि गुड क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा है, उन्हें नहीं पता ये चीज़ भी, तो ये गलत हो जाएगा। एंड नॉट पूछा था, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। तो जॉन रॉल्स के ये तीनों पॉइंट सही हैं, जो जॉन रॉल्स ने अपने व्हील ऑफ इग्नोरेंस के कंसेप्ट में दिए थे, पर 4th पॉइंट उन्होंने नहीं दिया था, तो 4th पॉइंट गलत हो गया, एंड वही हमारा सही आंसर है। तो बेसिकली अब उन्होंने उनको जो एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी एक कीवर्ड है, ओरिजिनल पोजीशन उन्हें नहीं पता, ठीक है। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, एक जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड।
तो असर्शन क्या कहता है, पहले तो आपको पता चाहिए बेंथम का यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन है क्या। तो बेंथम का यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन ये है कि हमें हमेशा प्लेजर को बढ़ाने पे काम करना चाहिए और पेन को कम करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारा प्लेजर बढ़े और पेन कम हो, और इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इससे क्या होगा, जब आपका प्लेजर बढ़ेगा तो आपको हैप्पीनेस बढ़ेगी। बेसिकली उनका यही छोटा सा एक थ्योरी था, घुमा फिरा के वो यही सब बातें करते हैं। और फिर कैरली आते हैं, कैरली बोलते हैं कि ये जो बेंथम का यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन है वो तो एक पिग फिलॉसफी है, सुअर जैसी फिलॉसफी है। जैसे सुअर क्या होते हैं, वो कीचड़ में रहते हैं, ठीक है, और उनको कीचड़ में रहना पसंद है, ठीक है, क्योंकि उससे उनको प्लेजर मिल रहा है। लेकिन क्या उनको उससे हैप्पीनेस मिल रही है? क्या वो उससे उससे हटके पिग्स जैसे वो प्लेजर उनको मिल रहा है, तो क्या वो हमेशा कीचड़ में ही रहेंगे? उस कीचड़ से बाहर आने का कभी सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। और वो अपने हायर आइडियल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, कभी अपना हायर एम नहीं रख पाएंगे कि हाँ हमें यहाँ पे प्लेजर मिल रहा है तो हम वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे, उससे ऊपर वो बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे कभी। तो कैरली इस कॉन्टेक्स्ट में वो इसको मोरल थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के माध्यम से जोड़ना चाहती हैं। तो अगर पूछा जाए कि मोरल थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसकी है, तो कैरली की है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी देते हुए बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था कि वो एक पिग फिलॉसफी की तरह है, ठीक है। और वो बोलते हैं हिम हिम हिम, मतलब ये कैरले के लिए हिम यूज हुआ है। ये जो कैरले हैं वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस जो है मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेजर से। जो बेंथम बोलते हैं ना कि अगर प्लेजर बढ़ जाएगा तो आपको खुशी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर, इन सब से आपको प्लेजर तो मिल जाएगा, पर वो जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है ना वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो प्लेजर जो है टेम्पररी होता है, और हैप्पीनेस जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो ये हैप्पीनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और कौन, कैरले, और बोलते हैं कि मेरे लिए हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि प्लेजर। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई बेंथम की थ्योरी तो एथिकली नहीं है, वो बस सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एथिक्स क्या है उनके लिए, एथिक्स की जो प्लेजर बढ़ाओ और पेन को कम करो। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये एथिकल नहीं है ये चीज़, ठीक है। जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो प्लेजर से कहीं बढ़कर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको एक मापदंड में नहीं तोल सकते। इसलिए जो कार्ले हैं वो इसको बेंथम की यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन को क्रिटिसाइज करती है एज अ पिग फिलॉसफी। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है असर्शन में और रीजन में। तो ये सही है, दोनों ही सही है, और ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फिर आगे चलकर मिल भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जेएस मिल, बेंथम की फिलॉसफी को, और वो इसके बदले में हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर्स की बात करते हैं। और वो बोलते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड, कि सॉक्रेट्स को डिससेटिस्फाई करा लो वो ज़्यादा अच्छा है कि किसी फूल को सेटिस्फाई करने से। अच्छा, फूल है, ठीक है, वो बुद्धू आदमी है, उसको कुछ नहीं पता है, और उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हो, इससे अच्छा सॉक्रेट्स को डिससेटिस्फाई कर लो। सॉक्रेट्स जो यहाँ पे वर्ड है विजडम के लिए आया है, ठीक है। फूल का उल्टा होता है ना वाइज, तो वाइज मैन के लिए आया, क्योंकि सॉक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन की उपाधि दी गई थी बाय द प्रिंसेस ऑफ एथेंस, जहाँ पे वो रहते थे ग्रीस में। सॉक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन बोला जाता था, इसलिए सॉक्रेट्स को एक एज अ सिनोनियम यूज किया गया है वाइज के लिए। तो कभी कभी आपको ये स्टेटमेंट भी आती है कि किसने बोला था कि सॉक्रेट्स, इट इज बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन द फूल सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये भी किसकी स्टेटमेंट है, ये मिल की स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बेंथम को क्रिटिसाइज करते हुए बोली थी। और इन्होंने हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर का कॉन्टेक्स्ट दिया था जेएस मिल ने, जो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट नेसेसरी क्वालिफाई टू बिकम अ एथेनियन सिटीजन। तो इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिससे आप एथेंस के सिटीजन्स नहीं बन सकते। और यहाँ पे आपको एक वर्ड नोटिस करना है, नेसेसरीली, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वहाँ पे पैदा हो, मतलब अगर आप कहीं एथेंस में पैदा हुए हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहाँ के सिटीज़न शॉर्ट 100% बन ही जाओगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसा हो ही जाए। जैसे वो हमारे यहाँ पे क्या, इंडिया में अगर आप इंडिया में बर्थ लिया है, आपने वहाँ पे बर्थ लिया है और आप वहीं पैदा होने से वहाँ पे ही रह रहे हो, तो आप वहाँ के सिटीज़न ऑटोमेटिकली बन जाते हो। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था। तो इसमें ये क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आप बोलोगे अच्छा वहाँ के रेजिडेंस है तो वहाँ के सिटीजन तो बन ही सकते होंगे, तो भी आप सोचोगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि क्वेश्चन को आपने समझा ही नहीं। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 2 4, 1 2 3 4 एंड 1 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लिया, आई होप। अब आप आंसर सोचो क्या होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन समझा दिया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो
इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब सही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस में पैदा हुए तो 100% सिटीजन बन ही जाओगे। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि नॉट लिखा है, नॉट नेसेसरली। तो ये सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा, राइट ऑफ स्विंग एंड बीइंग सूड। अगर आपके पास किसी को सू करने का राइट है, किसी पे इंजाम लगाने का राइट है और आप पे कोई और इंजाम लगा सकता है, मतलब बीइंग सूड, तो वो अगर आपके पास राइट है तो क्या आपके पास ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी कि अब तो आप एथेंस के सिटीजन बन गए क्योंकि आपको ये राइट दे दिया गया है? तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू कि आप इसके पास ये राइट मिलने के बाद भी आप ज़रूरी नहीं है कि 100% एथेंस के सिटीजन होगे ही होगे। थर्ड, दोज हु आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड। ऐसे लोग जिनके पास राइट टू वोट नहीं है और या तो वो वहाँ उस देश को छोड़ के भाग चुके हैं, एग्जाइल मतलब वहाँ से भाग चुके हैं, ठीक है, छोड़ चुके हैं, तो वो भी क्या एथेंस के सिटीजन्स बन सकते हैं? क्या वो उसके बाद भी, उसके बावजूद भी वो एथेंस के सिटीजन बन सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड भी सही होगा। तो ये दिस आर नॉट द कंडीशन विच मेक देम क्वालिफाई फॉर द सिटीजनशिप। और ये तो वैसे भी पूरा नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो किसी भी केस में सही होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप सिटीजन्स के डिसेंट हो, मतलब जैसे मैं यहाँ की एथेंस की सिटीजन रह चुकी थी और मेरी आने वाली पीढ़ी, क्या ज़रूरी है कि वो भी सिटीजन बनेगी? तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। जैसे इंडिया में तो है कि हमारे पापा सिटीज़न है तो ऑब्वियसली हम जो पैदा हुए तो हम भी सिटीज़न बन गए और हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी सिटीज़न बनेंगे इंडिया के ऑटोमेटिकली। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था कि डिसेंट फ्रॉम अ सिटीज़न, अगर आप सिटीज़न की लीनियज से बिलोंग करते हो तो आप भी सिटीज़न बन जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चारों ही ऑप्शन जो है एथेंस के सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं है। एंड द फोर्थ ऑप्शन, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सही होगा। फिर कौन भाई सिटीजन बन सकता है? अगर इनमें से हम कोई भी सिटीजन नहीं बन सकता या कोई नेसेसरली 100% श्योर शॉट नहीं है कि वो बने ही बनेगा इस सारी कंडीशन से, तो फिर कौन होगा सिटीजन? तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि एथेंस में कौन सिटीजन होता था? सिर्फ मेल। दूसरा, बॉर्न फ्रॉम टू एथेनियन पेरेंट्स, ठीक है, मतलब उसके माँ और बाप दोनों ही एथेंस से बिलोंग करने होने चाहिए, तब वो सिटीजन बनेगा। और वो कब सिटीजन बनेगा? जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप एथेंस के सिटीजन्स बन सकते थे उस टाइम पे। एंड वुमेन स्लेव्स और जो मेटिक्स है, मेटिक्स मतलब जो बाहर के लोग हैं, वो कभी भी उनको अलाउ नहीं था सिटीजन बनना। और चिल्ड्रन भी ऑब्वियसली सिटीजन नहीं बन सकते, क्योंकि चिल्ड्रन किनको माना जाता है? जो 18 साल से कम की उम्र के हैं। तो अगर अभी कभी आपको आ जाए कि चाइल्ड, तो क्या आप सही करके आओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 18 साल से ऊपर के लोग होने चाहिए, उनके माँ बाप दोनों ही एथेंस से होने चाहिए और वो मेल होने चाहिए। तो बेसिकली जो मेल है वो ही सिटीजन बन सकता है, मेल ही 18 साल से ऊपर का होगा और मेल के ही माँ बाप एथेंस से बिलोंग करेंगे। तो ये मेल को ही मिल रहा है बेसिकली सिटीजनशिप, और किसी को नहीं मिल रही। तो ये याद रखना। अब हीगल पे आ जाता है। हीगल ने थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था और ये बताना है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप पहले तो चारों ऑप्शन देख लो, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, ये थर्ड है यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, 1 2 3 4 एंड सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप सोच लो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हीगल ने ये तो बोला था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो बहुत फेमस कोट है इसका, ये सही है। दूसरा, स्टेट एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है, जैसे एक बॉडी का एक पार्ट होता है ना, जो सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह है, मतलब एक लिविंग आइडेंटिटी है बेसिकली, इसको ये बोल रहे हैं कि लिविंग आइडेंटिटी है कौन? स्टेट। तो हीगल अगर हम याद करें तो वो एक स्टैटिस्ट थे जो कि स्टेट को बहुत बढ़ावा देते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो मतलब करेक्ट। स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, स्टेट जो अपने आप में ही एक एंड है। अगर स्टेट स्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टेट जरिया नहीं है कहीं और पहुंचने का, बल्कि स्टेट ही हमारा फाइनल गोल होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिस्ट है तो स्टेट के बारे में बहुत वो बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे ही। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट इज अनचेक्ड बाय एनी मोरल लॉ। कौन? स्टेट। इट यहाँ पे कौन है? स्टेट। तो स्टेट जो है उस पर किसी भी तरीके की मोरल बाउंडेशन नहीं होती। फॉर इट इट सेल्फ इज अ क्रिएटर ऑफ मोरालिटी, क्योंकि स्टेट खुद में ही बहुत मोरल है। स्टेट का मतलब ही है, स्टेट मतलब एक सिनोनियम है मोरालिटी का, ठीक है, वो मोरालिटी को, नैतिकता को दर्शाता है स्टेट। तो स्टेट खुद ही क्रिएटर है मोरालिटी का, इसलिए वो किसी मॉरल लॉ के द्वारा उसको उस पर चेक रखने की, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट खुद में ही बहुत मॉरल है। स्टेट का मतलब ही मॉरालिटी है, क्रिएटर ऑफ मॉरालिटी वो खुद है, तो स्टेट इमोरल कभी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू हीगल। तो स्टेट की इतनी ज़्यादा बड़ाई कोई एक स्टैटिस्ट ही कर सकता है, जो कि स्टेट के, वो स्टेट के लिए ही हो। तो फिर ये फोर्थ, मतलब चारों ऑप्शन ही हमारे करेक्ट होंगे हीगल की थ्योरी ऑफ स्टेट में। तो दिस इज फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
प्लस हीगल की थ्योरी ऑफ स्टेट से आपको 3 कीवर्ड और याद रखने हैं। एक तो रीजन पे थी इसकी थ्योरी ऑफ बेस्ड, दूसरा स्पिरिट पे, और तीसरा एब्सोल्यूट आइडिया पे। ठीक है, तो इसका आइडिया कौन सा था, मतलब आइडिया ऑफ स्टेट जो है बहुत एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट की ये बात करते हैं, मतलब ऐसा स्टेट जिसके पास सारे अधिकार है, एब्सोल्यूट अधिकार है। तो एब्सोल्यूट आइडिया, स्पिरिट और रीजन, ये 3 कीवर्ड भी हीगल की थ्योरी से रिलेटेड है। तो अगर आपको अगली बार कोई कीवर्ड आए ऐसा, तो आपको हीगल ही मार्क करना है। और हीगल का क्या था, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या डायलेक्टिक प्रोसेस, जिससे हीगल से इंस्पायर्ड होकर मार्क्स ने अपना बाद में मटेरियलिज्म दिया था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एंटोनियो ग्राम्स्की के ऊपर, जिनकी फेमस थ्योरी है हेजेमनी की और सिविल सोसाइटी की। ये है नियो मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि ग्राम्स्की ने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या क्या चीज़ें बोली थी सिविल सोसाइटी के बारे में या स्टेट के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही होने चाहिए। ठीक है, सो ये आपको ऐसे नहीं देखना है सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर मैं बताऊं तो आपको आंसर सुन लेना है, नहीं, पहले आपको खुद का दिमाग लगाना है और फिर आपको ये ऑप्शन सोचने हैं। द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी। अगर स्टेट को समझना है तो पहले आपको सिविल सोसाइटी को समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेट को समझ सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। और सिविल सोसाइटी का मतलब मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, जो ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है और वो एक पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, वो सिविल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। सिविल सोसाइटी में फिर आपकी कास्ट क्या है, क्लास क्या है, वो सब नहीं देखी जाती है। अगर आपका कॉमन इंटरेस्ट है तो आप सिविल सोसाइटी का पार्ट हो। सिविल सोसाइटी स्टेट से छोटे लेवल पे काम करता है पर इस स्टेट से अलग है। सिविल सोसाइटी मार्केट से अलग होता है। सिविल सोसाइटी हमारी फैमिली का एक बड़ा हिस्सा मान सकते हो, मतलब फैमिली से भी अलग है। तो ये एकदम अलग आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी है सिविल सोसाइटी। Then civil society is not the in symbol of organisms commonly called private. तो पहले तो हम समझते हैं इन सिंबल ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है। जैसे एक ना इकोलॉजिकल टर्म है, जैसे एक इकोसिस्टम है, मान लो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम ले लेते हैं। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज भी हैं, शर्ब्स भी हैं, स्पीशीज भी हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। तो ये कि फॉरेस्ट एक बड़ा इकोसिस्टम है और इसको हम बोलेंगे इन सिंबल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि एक बड़ा इकोसिस्टम जिसके अंदर सारे मिलजुल कर एक साथ रह रहे हों। ठीक है, और वो उसी इकोसिस्टम का पार्ट है और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अलग नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये होता है इंसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही एक सिविल सोसाइटी जो होती है वो भी एक इंसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं। सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं होता। पब्लिक क्या होता है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, वो उसको हम पब्लिक बोलते हैं। और प्राइवेट जो उन्होंने अपने अलग लेवल पे अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाया है। तो ये पॉइंट ग्राम्स्की ने बोला था और यहाँ पे लिखा है नॉट, बल्कि नॉट नहीं आना चाहिए था। अगर नॉट वर्ड नहीं होता तो ये ऑप्शन जो था एकदम सही होता, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि इन्होंने ऐसा नहीं बोला, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो हो गया वो हो गया गलत। अगर नॉट नहीं लिखा होता तब सही होता, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक इंसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं, ये सही चीज़ है, यहाँ पे नॉट लिखा है। थर्ड ऑप्शन, इट इज़ इन द सिविल सोसाइटी दैट द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी टेक्स प्लेस। और सिविल सोसाइटी में ही हेजेमनी की स्ट्रगल शुरू होती है। तो ये भी ऑब्वियसली ग्राम्स्की का जो फेमस कॉन्सेप्ट है उसमें ये बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजी स्टेटमेंट है, तो थर्ड भी सही है। और ये इन्होंने ही ड्राइव्स द टर्म सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रॉम हीगल। तो हीगल के कंसेप्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी जो टर्म था वो वहाँ से लिया था। उन्होंने खुद से कोई ऐसा टर्म नहीं दिया, हीगल से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी दिया था। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब सिविल सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या है, वो जब आप ग्राम्स्की का वीडियो देखोगे, मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में है आई गेस, तो आप वहाँ पे समझ लेना। या मार्क्सिज्म में भी मैंने समझाया हुआ है, जब मैंने आपको ओपिगापा में मार्क्सिज्म या कार्ल मार्क्स पढ़ा रही थी। सो 1, 3 एंड 4 सही है। और सिविल सोसाइटी एक इकोनॉमिक इंटरेक्शंस है, बेसिकली फैमिली एंड किनशिप सिस्टम बोल सकते हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, एंड अदर फेसेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल पावर और स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे स्टेट के अंतर्गत नहीं आती, सरकार के अंतर्गत नहीं आती, पॉलिटिकल पावर के स्कोप से बाहर है, वो सारी चीज़ें क्या है, सिविल सोसाइटी का पार्ट होती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आर करेक्ट। सो आई होप आपने मार्क्स का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी पढ़ी होगी एंड इसमें आपको ये ऑप्शन चूज करना है। तो पहला, ऑल द मास फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री आर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस।
कि जितने भी हिस्ट्री में जितने भी फिनोमेना, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसका बेस क्या रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बदली वैसे वैसे हमारी हिस्ट्री भी बदलती गई। तो ये आपका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म जब आपने मार्क्स का पढ़ा होगा, जिसमें हम डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म बोल रहे हैं, तो वो ये सही है कि वो बोलते हैं कि बेस्ड जो है हिस्ट्री जो है वो किस पे बेस्ड है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे। कि जैसे फ्यूडलिज्म की क्लास थी, ठीक है, उसमें लैंड ओनर्स थे और फ्यूडल्स थे, ठीक है, जो उनके लिए काम करते थे, वर्कर लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे, पीजेंट्स बेसिकली, ठीक है। तो पहले वो था, और तो लैंडलॉर्ड्स की कंडीशन जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन वो ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो पीजेंट से काम कराते थे। बाद में जो उससे पहले जो स्लेवरी सिस्टम था, उसमें भी यही सिस्टम था कि पहले जो मास्टर थे वो स्लेव से काम कराते थे, वो भी किस बेसिस पे था, क्योंकि ये इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल थे। बाद में जब कैपिटलिज्म और बुर्जुआजी की क्लास हुई, वो भी इसी बेसिस पे हुई कि कैपिटलिस्ट जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। पावरफुल किस बेसिस पे, उनके पास पैसा ज़्यादा था। और बुर्जुआजी जो थे वो वर्कर्स, सॉरी, जो प्रोलिटरेट्स थे वो वर्कर्स थे, ठीक है, एंड उनके पास पैसा कम था, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उनके नीचे काम करते थे और कैपिटलिस्ट ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हिस्ट्री आई धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, तो उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशन पे ही बेस्ड है मास फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री। जितने भी इवेंट्स में हिस्ट्री हुए, हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, वो इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड थे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही। दूसरा, प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली जो मार्क्सिस्ट की पूरी थ्योरी है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट मानती है। देन मैन इन एसोसिएशन प्रोड्यूस मोर देन मैन इन आइसोलेशन। तो जो एसोसिएशन में जो मैन होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कंपैरेटिवली उनके जो मैन अकेले रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये सही है, अगर आप एक बड़े संगठन का पार्ट बन के रहोगे तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, और अकेले रह के आप कम प्रोड्यूस कर पाओगे। देन रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपको एक बार शॉर्ट्स में भी बताई थी, और इसका मतलब भी बताया था कि रिलीजन जो है वो एक ओपियम क्या होते हैं, ड्रग्स, ठीक है। तो रिलीजन जो है लोगों के लिए एक ड्रग्स का काम करता है, और उनको वो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, ये भी मार्क्स का ही स्टेटमेंट है। बेसिकली जो यहाँ पे ओपियम वर्ड है वो क्रिएशन के लिए यूज़ हुआ है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी कि हमने भगवान ने हमें नहीं बनाया, हमने भगवान को बनाया है। और ये क्रिश्चियनिटी के कंटेक्स्ट में कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन यहाँ पे कौन सा रिलीजन, क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है वो लोगों ने खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि गॉड आए थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन बनाया या उन्होंने हमको बनाया, नहीं, लोगों ने रिलीजन बनाया था। तो ये भी वो टेक्स्ट दे रहे हैं, और ये कार्ल मार्क्स का ही स्टेटमेंट है। तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, जिसके लिए उसको बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और उसको, और ये पीपल की जगह कितनी बार वो वर्ड आता है, मासेस, ओपियम ऑफ द मासेस। तो दोनों एक ही बात है। तो चारों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही थी। सो अभी हमने देखे 2018 के दिसंबर के क्वेश्चन, अब हम देखेंगे 2018 जून में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चंस, तो आप अपना हाई क्वालिटी बढ़ा सकते हो और देख सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो तीन ही क्वेश्चन है तो मैंने अलग से नहीं टाइप किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप, कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड कि रिपब्लिक जो है, आपको पता है प्लेटो ने क्या बुक लिखी थी, द रिपब्लिक, इतना तो सबको पता ही है। और द रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया था एक पर्सन ने, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, डनिंग, ठीक है। तो डनिंग जो है प्लेटो का द रिपब्लिक वर्क क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछा था कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का रिपब्लिक किसने क्रिटिसाइज किया था, तो डनिंग ने किया था। क्यों किया था, उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि जो रिपब्लिक है ना वो एक इथियोपिया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया। अच्छा, रोमांटिसाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता देना जो वो रियलिटी में है भी नहीं। रियलिटी में वो इतनी सुंदर चीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, रियलिटी में वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, पर हमने इसको इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट हो सके। जैसे प्लेटो ने अपना आइडिया ऑफ गुड दिया था। आइडिया ऑफ गुड क्या दिया था, कि वो फिजिकल वर्ल्ड से बाहर जाके एक परफेक्ट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो वो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के वो बातें बोल रहे हैं। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम देख नहीं सकते, उसके हम बियॉन्ड जाके कैसे हम परफेक्ट सोसाइटी को अचीव कर सकते हैं, उस वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे एक कुछ भी नहीं होगा, आइडिया ऑफ गुड होगा। थ्योरी ऑफ फॉर्म से रिलेटेड ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको वो डनिंग जो है बहुत साइंटिफिक थिंकर है, ठीक है, वो लॉजिक पे बात करते हैं, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो कि जो आइडिया ऑफ गुड है वो बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो एक यूथोपियन आइडिया है, वो फिजिकल वर्ल्ड में आइडिया ऑफ गुड हो ही नहीं सकता। तो वो साइंटिफिकली इस पर अटैक करते हैं, और इसलिए डनिंग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसने कहा था कि जो स्टेट है वो, अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज देखें, ठीक है,
तो वो तो स्टेट बहुत बाद में आया, पहले ऑब्वियसली कौन आएगा, इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली के बाद जाके स्टेट बनेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नेचर अगर हम बोले कि अगर इसमें इम्पोर्टेंस वाइज कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो इम्पोर्टेंस में स्टेट सबसे पहले आया, फिर फैमिली आएगी, फिर इंडिविजुअल आएगा। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, एरिस्टोटल ने बोली थी कि क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो इंडिविजुअल पहले आएगा, लेकिन अगर इन ऑर्डर ऑफ नेचर देखें, या नेचर यहाँ पे इन द सेंस इम्पोर्टेंस देखें, तो स्टेट इज प्रायर टू फैमिली एंड इंडिविजुअल। ये एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। अब जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो जो जॉन लॉक ने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इरिवोकेबल, ये सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जॉन लॉक ने बोला था ना कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो बन गया, फिर आप रिवर्स नहीं जा सकते, रिवर्स गियर नहीं मार सकते। और इसमें दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, बल्कि नॉट नहीं आना था, यहाँ पे आना था कि जॉन लॉक ने बोला था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा जिसमें जितनी भी जनरेशन आए उसके बाद वो सब उस पर अपना कंसेंट देगी, अपना मत देंगी, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे जैसे जो जो जनरेशन आई उन्होंने कंसेंट दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहा। दूसरी जनरेशन ने कंसेंट नहीं दिया तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हर जनरेशन का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है नॉट कंसेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही नॉट ट्रू हो जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड। तीसरा पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ देयर राइट्स दे पोसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें अपने कुछ राइट्स गिव अप करने पड़ते हैं। किसके लिए? जो हमारे स्टेट ऑफ नेचर में गिव अप करने पड़ते हैं टू स्टेट और गवर्नमेंट। तो वो बोलते हैं कि एलएलपी को छोड़ के, मतलब राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को छोड़ के हमें अपने सारे राइट्स जो हैं स्टेट को दे देने चाहिए, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। देन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर। और वो बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो लॉ ऑफ नेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लॉ ऑफ नेचर यानी कि जो नेचुरल थिंग्स हमें दी गई है, लॉ ऑफ नेचर में उनकी जो 3 राइट्स आते हैं एलएलपी जो मैंने बताए, वो खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी जितने काम है वो स्टेट देखेगा, लेकिन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी स्टेट हमसे नहीं छीन सकता। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमने जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 मिनट में समझ लिया इसी क्वेश्चन के माध्यम से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और सही आंसर क्या था वो भी देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूसो से। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो, या सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान दो और जो लिख रही हूँ उस पर। रूसो के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू? तो पहला, फॉर मैंस सेल्फ लव विच सेटिस्फाइड हिज रियल नीड्स इज ओनली टू एप्ट टू बिकम प्राइड। तो अगर एक इंसान को अपने में प्राइड फील करना है तो वो उसका जो सेल्फ लव है, अगर उसको अपने सेल्फ लव के माध्यम से, ठीक है, अपनी रियल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, रियली में ज़रूरतें हैं, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है तो सिर्फ उसी माध्यम से वो प्राइड को गेन कर सकता है। तो ये सही है। प्राइड जो है वो सिंपैथी के साथ इनकम्पैटिबल है, मतलब प्राइड अलग चीज़ होती है और सिंपैथी अलग चीज़ होती है, ये आपस में कभी कम्पीट नहीं कर सकते, तो ये इनकम्पैटिबल है। ठीक है। दूसरा, फ्रॉम प्राइड ऑल ईवल हैज़ ग्रॉन, और ये प्राइड के चक्कर में ही, अपनी प्राइड को मेंटेन करने के चक्कर में ही सारे ईवल्स का शुरुआत हुई है। तो ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। तो तीनों चीज़ें रूसो ने बोली हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या अपनी बुक में। अब प्राइड डज नॉट सड्यूस रीजन, तो ये बात पूरी की पूरी गलत है। वो बोलते हैं कि अगर प्राइड लाना है तो क्या रीजन का उसमें कोई रोल प्ले नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नॉट, तो ये नॉट वर्ड लिखा था इसलिए नॉट ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, बल्कि इसमें आना चाहिए था कि प्राइड सेड्यूस रीजन। बेसिकली रूसो के लिए प्राइड और रीजन जो है वो 2 अलग बातें हैं। ठीक है, वो क्रिटिसाइज वाले में बोल रहा है, ये लिख रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन है कि प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन, कि जब प्राइड होता है तो रीजन जो है खत्म नहीं होता, बल्कि जो रूसो है वो उल्टा पॉइंट रखते हैं कि कहते हैं कि जब प्राइड की बात आती है ना आपके, तो आप अपने रीजनिंग पावर को खो देते हो। तो ये रूसो का मानना था। और यहाँ पे सिड्यूस का मतलब बेसिकली करप्ट कर देता है रीजन को, गिव अवे कर देता है, ये होता है सिड्यूस का मतलब। तो प्राइड डज नॉट करप्ट रीजन या प्राइड डज नॉट गिव अवे द रीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट कि जब प्राइड की बात आती है तो हम अपनी बुद्धि लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, और हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर हम कोई भी ईवल हमें करना पड़े अपने प्राइड को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। तो इसलिए जो रूसो था वो बहुत रीजन के फेवर में था, पर प्राइड के ये खिलाफ था। ठीक है, अब आ जाते हैं जेएस मिल पे। जेएस मिल के लिए जो विल है इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। तो विल जो है, विल, इच्छा, वो सारे इंस्टीट्यूशन का एक बेस है स्टेट को मिला के।
मतलब स्टेट भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है ना, स्टेट भी एक संस्था बोल सकते हो, ठीक है जो कि विल के माध्यम से चलती है, मतलब विल आने पे यहाँ पे कॉन्सेंट देते हैं हम, तो ये सही है। विल इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर। विल का मतलब जो विल है, हमारी इच्छा होती है, वो सिर्फ नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होती कि जिसकी जितनी ज़्यादा जिसमें जिस जितने ज़्यादा लोग उसमें बिल देंगे, कंसेंट देंगे, उतना ज़्यादा वो पड़ेगा, नहीं। जीएस विल क्वालिटेटिव फाउंडेशन रखते हैं एंड द विल विच मेक्स द इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ अ बिलीव। मतलब विल एक ऐसी चीज़ है, क्वालिटेटिव है, जो कि आगे चल के एक बिलीफ का फॉर्म भी ले लेती है, मतलब जिसमें हर कोई माने, ठीक है। तो उनकी विल क्या होता है, एक बिलीफ का कारण बन जाती है, इसलिए वो बोलते हैं कि विल जो है वो बेसिस है ऑल इंस्टीट्यूशन का। इसलिए मैंने बोला, इसलिए यानी कि रीजन ये हो गया बिकॉज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 2018 के जून के पेपर में आया था, वो ये कि किसने सोसाइटी को कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज बोला है, ठीक है। तो वो जॉन रॉल्स ने बोला था, वेरी इजी स्टेटमेंट, कि सोसाइटी एक कोऑपरेटिव वेंचर की तरह है, मतलब जहाँ पे सब आपस में कॉपरेट करते हैं। वेंचर क्या होता है, एक तरीके का बिजनेस जहाँ पे सब आपस में कॉपरेट करते हैं। क्यों कॉपरेट करते हैं, कहीं ना कहीं म्यूचुअल एडवांटेज के लिए, कहीं ना कहीं उसको भी फायदा है और सामने वाले को भी फायदा है, एक दूसरे, मतलब सिर्फ एक कोई ऐसा सेल्फलेसली काम नहीं करेगा। जैसे एक बिजनेस में कोई सेल्फलेसली बिना किसी प्रॉफिट के काम तो नहीं करता ना, कोई वेंचर खुलता है तो कोई ना कोई हम उस वेंचर में कॉपरेट करते हैं अपने बॉस के साथ, अपने वर्कर्स के साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे चल के हमें एडवांटेज मिलेगा, तो म्यूचुअल एडवांटेज होता है वो, कि एक काम एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो बदले में हमें ये फायदा चाहिए, और बॉस के लिए वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो बॉस को भी फायदा हो रहा है। तो सोसाइटी एक ऐसा ही तरीका है, ऐसा जॉन रॉल्स बोलते हैं। ये कोऑपरेटिव वेंचर है जहाँ पे म्यूचुअल एडवांटेज होता है, मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट होते हैं एंड नेचुरली गवर्न बाय रूल्स, और कहीं ना कहीं वहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। सोसाइटी किससे चलती है, रूल्स के थ्रू चलाई जाती है, गवर्न की जाती है। तो ये जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट था, याद रखना। बाकी ये दो क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से है, फिर भी हम कर लेते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं करे थे। जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसका है, रॉबर्ट नॉजिक का आर्टिकल है। और कम्युनिटेरियनिज्म इनमें से कौन नहीं है, तो फ्रेडरिक हाइक जो है वो नियो लिबरल थिंकर है, नॉट अ कम्युनिटेरियनिज्म, तो ये एफ आई किसका गलत हो जाएगा। और बाकी माइकल सैंडल, एलिस मैकलिंटायर और माइकल वॉल्जर ये कम्युनिटेरियन थिंकर है। अब आ जाते हैं हमारे 2019 दिसंबर के क्वेश्चंस पे। तो इस पे पढ़ने से पहले, जैसे आप बहुत बोर हो गए होगे इतनी देर पढ़ पढ़ के कि एक ही क्वेश्चंस और इतने सारी चीज़ें देख के, तो जब आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो, तो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करती हूँ। बोर होने का मतलब ये नहीं है कि बोर हो गए अब टाइम पास करना है तो रील चला लो, सीरीज देख लो। इससे अच्छा उस टाइम पास करने के लिए भी ऐसी कोई चीज़ देखो जिससे आपका टाइम पास भी हो जाए और साथ ही साथ आप बोर भी ना हो, लेकिन आप उससे कुछ नया भी सीखो। फॉर एग्जाम्पल आप शार्क टैंक देख सकते हो, जैसे मैं देखती हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है चेस, ठीक है। तो चेस भी हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ाती है, और सबसे अच्छी बात, जब आप चेस देखते हो ना तो आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है। जब आप सोचते हो अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो अगर आपको नहीं आता तो दैट्स हियर चैनल नेम्ड दिया, दिया के नाम से चैनल है, ये मेरी कज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेस खेल आपको बहुत कभी पूरा मतलब बोर्ड नहीं होने देगी, और बीच बीच में हंसी मजाक करती रहती है, और खुद चेस भी खेलती है, मतलब लाइव चेस ये खेलती है सामने वाले अपोनेंट के साथ। बहुत सारा इनके चैनल पे वीडियोस हैं। मेरी ही कज़न है, तो अभी इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया है, आई होप आप इसको सब्सक्राइब करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। सो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसको आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो कि नोक झोंक होती रहती है, कैसे ये अपने चेस में कितनी बार हार जाती है, कितनी बार जीतती है, पर हमेशा इसमें आपको हंसी मजाक भी होगा और आप कुछ नया सीखोगे, आपकी एनालिटिक्स स्किल्स अच्छी होंगी इसको देख के। सो अगर आपको मैं थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करती हूँ तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, दैट इज दिया। 75 वीडियोज है, अभी 375 सब्सक्राइबर्स है, अब देखते हैं कितने होते हैं, आप मेरे बोलने पे करते हो कि नहीं। सो कमिंग बैक टू द lecture. So, the theory of form and allegory of caves is related to whom? The theory of forms और allegory of caves किससे related है? तो प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली और हॉब्स। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही है। प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव्स का आइडिया है। तो ये आइडिया उन्होंने उसमें वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। आपको प्लेटो की जो वीडियो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में भी डाल दिया कि प्लेटो की जो एलिगरी ऑफ केव वाली जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जहाँ पे सारे आइडियाज
और कंसेप्ट्स लाई करते हैं वो एक ही आइडियल फॉर्म में बिलीव करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक केव थी, उस केव में उनको सिर्फ परछाई दिखती थी, उन्होंने वो कभी रियल ऑब्जेक्ट देखा नहीं था। जैसे अगर केव के बाहर एक पेड़ है तो वो पेड़ की परछाई अंदर पड़ रही है तो उनको वो जो काली सी परछाई है वो ही उनके लिए पेड़ है, लेकिन उन्होंने वो केव के बाहर जाके नहीं देखा अच्छा कि पेड़ ऐसा ग्रीन कलर का दिखता है, इसकी जो रूट्स है नीचे वो ब्राउन होती है, नहीं, उनके लिए वो जो ब्लैक कलर की शेड है वो ही केव वो ही ट्री होती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऐसा एक मैंने एग्जाम्पल दिया, तो एलिगरी ऑफ केव्स की बहुत अच्छी स्टोरी है, यू कैन सी दैट। अब ऐसे कौन से थिंकर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो ऑनर्स और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं और ये उनका डेफिनेशन है। तो ये है एरिस्टोटल का डेफिनेशन। तो आपको याद होगा एरिस्टोटल का फेमस वर्क है निकोमेनियन एथिक्स, नहीं पता तो इसको याद कर लो, रट लो जो भी। निकोमेनियन एथिक्स की बुक तो नहीं, इसका वर्क है आई गेस, इससे और समथिंग। तो उसमें उन्होंने एरिस्टोटल ने बोला था कि वन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस एंड ऑफ दैट विच इज जस्ट इन कॉरस्पॉन्डिंग सेंस कंसर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जस्टिस जो है वो क्या होता है जिसमें हम अपना ऑनर यहाँ पे मतलब है मनी, जहाँ पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी और चीज़ को भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो डिवाइसेबल होनी चाहिए अमॉन्ग दोज हु हैव अ शेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिवाइसेबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड करना है हमें उस मनी को या कोई भी दूसरी चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हमें डिवाइड करना है उनके बीच में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर है, ठीक है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में योगदान है। फॉर इन दीज केसेस इट इज़ पॉसिबल फॉर वन मैन टू हैव अ शेयर आइदर इक्वल और अनइक्वल टू दैट ऑफ अनदर। तो इस केस में क्योंकि हम उसको मेरिट के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या होगा, इक्वल और अनइक्वल का कुछ जो मापदंड है वो सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाता है कि अच्छा मुझे तो 1 पॉइंट मिला और सामने वाले को 2 पॉइंट मिला, तो आप क्योंकि उसने वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नो। तो दैट इज़ द ब्यूटिफुल या फिर sorry, that is the beauty of this distributive justice. The other form rectifies the condition of a transaction. और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अलावा जो दूसरे फॉर्म ऑफ जस्टिस होते हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन की कंडीशंस को रेक्टिफाई करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो सही से हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ नहीं हुआ, उसको रेक्टिफाई करना वो उनका काम होता है। इनमें से कॉन्शियस थिंकर है जिसने थ्योरी ऑफ अपनी जब उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी तो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया था, कंडेम किया था, उसके खिलाफ बोला था। तो सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया आपको पता है, प्लेटो ने भी दी है, रॉल्स ने भी दी है, ठीक है। अब प्लेटो तो ऐसे थिंकर है जो बहुत पुराने थिंकर है, उनके टाइम तक तो यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया आया भी नहीं था। तो ऑब्वियसली एक ही थिंकर बचेंगे जो कि होंगे हमारे जॉन रॉल्स। तो इसको आप कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको नहीं भी पता। तो जॉन रॉल्स ने यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो थी उसको क्रिटिसाइज किया था अपने वर्क में थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उनकी बुक थी। एंड रॉल्स ने ये यूटिलिटेरियनिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो बोलते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के चक्कर में ना इंडिविजुअल जो है अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करता है, ये सोच के कि मेरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी को देखना है तो इसलिए रॉल्स बोलता है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस ना हो, इसलिए यूटिलिटेरियन फिलॉसफी बेकार है, ठीक है। देन फॉर रॉल्स इट इज़ फर्स्ट टू इंश्योर जस्टिस देन द ग्रेटर एफिशिएंसी। तो ये जॉन रॉल्स का आइडिया था कि पहले आप जस्टिस को तो इंश्योर करो कि जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा, क्या पता इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल लेवल पे अनजस्टिस हो रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि लार्जर सोसाइटी जो है सर्वाइव कर सके या उनका वेलफेयर हो सके या वो हैप्पी हो सके। बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, कि जितने ज़्यादा लोग हैप्पी रहेंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा जस्टिस हुआ है, चाहे उस हैप्पीनेस के चक्कर में कुछ लोगों की हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे लिए जस्टिस पहला वर्च्यू है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू फॉर द रॉल्स एंड की, और एफिशिएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जस्टिस होता है। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो लार्जेस्ट नंबर को हैप्पीनेस मिल गया तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्टिस। इट ऑल्सो फेल्स टू कंसिडर द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी। और वो बोलते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है स्पेशली जो बेंथम ने दी थी, उन्होंने यूटिलिटी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस था या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया था यूटिलिटेरियनिज्म में, वो भी फेल हो चुका है। तो इसके ऊपर भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अब तो कम हो गया, अभी भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको फुल टाइटल बताना होता है बुक का। जैसे सबको पता है कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, पर क्या आप इसका सब थीम पता है या सब टाइटल पता है कि क्या था इसके आगे, क्या सिर्फ इतना ही था, इसके आगे कुछ टाइटल था ही नहीं, तो क्या कंफ्यूज करने के लिए दे दिया हमें ये क्वेश्चन। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन
विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। ये पूरी बुक का नाम है मैरी वोllstonecraft की। तो अगर आपको नहीं पता तो अब यहाँ पे याद कर लो कि मैरी वोllstonecraft को स्ट्रिक्चर्स जब लिखा आता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों फ्रैक्चर जैसा साउंड करता है कि मैरी वोllstonecraft को मैरी के बाद, मतलब शादी करने के बाद फ्रैक्चर हो गया था, तो स्ट्रिक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। तो ऐसे करके आप इनकी बुक याद कर सकते हो। और एक कब आई थी बुक? 1792 में आई थी, तो ये भी याद रखना। और इससे पहले 2 साल पहले 1790 में आई गेस विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन भी इन्होंने ही लिखी थी, मैरी वोllstonecraft ने मैन वाली लिखी थी, जिसमें उसमें एडमंड बर्ग को आई गेस क्रिटिसाइज किया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो मैन वाली बुक भी इनकी है और वुमेन वाली भी इन्हीं की है। किसने नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी का डिफरेंस बताया था? तो ऑब्वियसली रूसो ने बताया था। जो आपको याद होगा, एसेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एक ऐसे था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था 2018 के पेपर में। तो उसमें उन्होंने नेचुरल इनइक्वालिटी अलग होती है और मोरल लेवल पे इनइक्वालिटीज अलग होती है। नेचुरल सेंस में कैसे? जो हमारी कंडीशन, हमारी एज, हमारे फिजिकल फीचर्स, हम मेल है या फीमेल है, ये नेचुरल है, इसको वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरली अनइक्वल है। हम अगर हम दिव्यांग पैदा हुए हैं, हमारी आंखें नहीं है या हमारे पैर नहीं है, या फिर हम लंगड़े हैं या कुछ भी है, या फिर हम मेल है या फीमेल है, या हमारी एज ज़्यादा है, या फिजिकल फीचर्स अलग है, कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस अलग है, तो वो नेचुरल लेवल पे इनइक्वालिटी होगी जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। और मोरल इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी होती है जो मैन के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। जैसे हम तो मेल और फीमेल पैदा हुए थे, लेकिन ये मैन ने डिसाइड किया, मतलब मैन यहाँ पे मतलब है ह्यूमंस, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेल है वो बाहर जाके काम करेंगे, फीमेल्स जो है हाउस होल्ड संभालेंगी। तो ये है हमारी मोरल इनइक्वालिटीज। तो ये रूसो का कहना था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो आपको करेक्टली मैच बताना है। क्या जॉन रॉल्स ने इगैलिटेरियनिज्म का आइडिया था? प्लेटो क्या आइडियलिस्ट था? मैरी वोllstonecraft क्या कम्युनिस्ट थी? ग्राम्सकी क्या फेमिनिस्ट थे? तो आपको ये बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं जो सही मैच्ड हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि प्लेटो आइडियलिस्ट थे और जॉन रॉल्स जो थे इगैलिटेरियन थिंकर थे, तो ए और बी ठीक होना चाहिए। और मैरी वोllstonecraft जो थी वो फेमिनिस्ट थिंकर थी, और जो ग्राम्सकी थे वो नियो मार्क्सिस्ट थे। तो ये था इसका करेक्ट, ना कि ये। तो ए और बी सही है और सी और डी गलत। तो जॉन रॉल्स का इक्वालिटेरियनिज्म क्या है? इक्वालिटेरियन लिबरलिज्म है बेसिकली उनका, जिसमें सिटीजन्स रिलेट टू ईच अदर एज इक्वल्स, जहाँ पे सिटीजन्स एक दूसरे को इक्वल मानते हैं विद इन अ सोशल ऑर्डर डिफाइंड बाय रेसिप्रोसिटी इंस्टेड ऑफ विद इन द अनजस्ट स्टेटस हिरार्कीज फैमिलियर फ्रॉम टुडे। यानी कि जो जॉन रॉल्स है वो कहते थे पहले जमाने में विद इन अ सोशल ऑर्डर या विद इन अ सोसाइटी सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते थे और रेसिप्रोकेट भी करते थे। रेसिप्रोकेट करना यानी कि अगर आपको सामने वाला इक्वली ट्रीट कर रहा है तो आप भी उसको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो रेसिप्रोसिटी थी उनमें। लेकिन आज के टाइम की तरह नहीं है कि आज के टाइम में जो लोग हैं जो अनफेमिलियर होते हैं वो अनजस्ट स्टेटस देते हैं, एक दूसरे को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे लिखा। प्लेटो का आइडियलिज्म जो है, आइडियल फॉर्म और यूथोपिया का कॉन्सेप्ट सबको पता ही है। Then which of the following two are correct regarding the adoption of inductive method? So basically आपसे पूछा गया है कि इंडक्टिव अप्रोच जो था कौन से थिंकर ने अपनी आइडियोलॉजी में या अपने कंसेप्ट में यूज किया था। ठीक है, तो प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विंस, थॉमस हॉब्स, ये इनमें से कौन से दो थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने इंडक्टिव अप्रोच यूज किया है अपनी आइडियोलॉजी में। इंडक्टिव क्या होता है स्पेसिफिकली, मतलब आपको पता होगा पर्टिकुलर टू जनरल। जब हम एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक थ्योरी पे पहुंचते हैं, तो वो इंडक्टिव होता है, क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। तो इसको हमें याद रखना। मैकियावेली और थॉमस हॉब्स ऐसे थिंकर थे जिन्होंने इंडक्टिव अप्रोच यूज़ किया था। प्लेटो का डिडक्टिव अप्रोच था, एरिस्टोटल का भी इंडक्टिव अप्रोच था फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो जो हॉब्स का जो इंडक्टिव मेथड था उसने जो बेकेन के मेथड ऑफ एलिमिनेट इंडक्शन से इंस्पायर होकर इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था। और मैकियावेली ने भी अपने जब कुछ वो साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करते हैं जैसे यूनिवर्सलाइजेशन, रिडक्शन, आइडियलाइजेशन, ठीक है, तो वो इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करके देते हैं अपनी राइटिंग्स में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लेटो से कि कौन सी दो स्टेटमेंट प्लेटो के बारे में सही है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। सो प्लेटो जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं ड्यूटीज़ पे, ना कि राइट्स पे। ठीक है, तो अधिकारों से ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? ड्यूटीज़ को। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्लेटो ने ऐसा बोला था अपनी थ्योरी में। दूसरा, जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है वो मेरली एक आइडिया नहीं है, बल्कि वो मेरे सिर्फ एक आइडिया है, रियलिटी नहीं है। ऑब्वियसली अब आइडियलिस्ट कौन होते हैं? जो रियलिटी से हटके सोचे, जो इधर उधर की बातें करे, ऐसा होना चाहिए, जो फैक्ट्स के ऊपर ना बात करके नॉर्मेटिव थिंकिंग रखे, जो उनका यूथोपियन थे। ठीक है, कि काश ऐसा होता, एक ऐसा वर्ल्ड होता जहाँ पे सब परफेक्ट हो,
जहाँ पे आइडिया ऑफ गुड होता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक आइडियल स्टेट था ऑब्वियसली, जो कि आइडिया पे बेस्ड था, ये रियलिटी नहीं थी, तो ये सही बात है। देन ही वॉज नॉट अ फेमिनिस्ट। यस, ही वॉज अ फेमिनिस्ट। अगर आपको याद हो तो वो बोलते हैं कि जो फिलोसफर किंग है, अगर वो एक लड़की क्यों ना हो, वो बन सकती है फिलोसफर क्वीन भी बन सकती है। अगर वो एक एजुकेशन सिस्टम जो प्लेटो ने अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था उसमें वो पार कर जाए और वो फर्स्ट लेवल पे आ जाए कि उसने सारे एग्जाम्स पार कर लिए लड़की ने और वो फर्स्ट लेवल पे आ गई, तो वो भी फिलोसफर किंग की जगह फिलोसफर क्वीन का भी कॉन्सेप्ट वो देते हैं। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ फेमिनिस्ट। ठीक है, नॉट डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत। फिर उन्होंने क्लास स्टेट की बात की थी, तो ऐसा कुछ नहीं बात की थी, तो ये भी गलत। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो सही, और आपको याद रखना है कि वो फेमिनिस्ट भी थे, तो अगली बार के लिए याद रखना। तो ए और बी हमारे ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। और इन्होंने ड्यूटीज पे एम्फेसाइज किया था, ये सही था। एरिस्टोटल ने, जो एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ जस्टिस था उसमें उन्होंने राइट्स पे एम्फेसाइज किया था। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता चल गया कि प्लेटो की बात आई तो प्लेटो की ड्यूटीज होंगी, एरिस्टोटल की बात आई तो एरिस्टोटल के राइट्स होंगे। तो ए आर और पीडी यानी आपको ऐसे याद रखें कि प्लेटो की ड्यूटीज, और ए आर यानी कि अरिस्टोटल जो है राइट्स को प्रायोरिटी देते हैं अपने जस्टिस के आइडिया में। ही गेव हिज व्यूज ऑफ आइडियल स्टेट इन हिज वर्क द रिपब्लिक। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो कहाँ पे कौन से वर्क में यूज हुआ है, तो द रिपब्लिक में, या रिपब्लिक जो वर्क था प्लेटो का उसमें आइडियल स्टेट की उन्होंने बात की है। और प्लेटो ने कभी भी कोई पॉसिबिलिटी ऑफ हिस आइडियल स्टेट बिकमिंग अ रियलिटी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे जो आइडियल स्टेट है वो एक दिन रियलिटी बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने ऐसा नहीं देखी थी। देन बात करते हैं फेमस माय फेवरेट क्वेश्चंस जो मैं हमेशा सही करती हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स, जो हम ट्रिक से याद करते हैं। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वुमेन थिंकर है, तो ठीक है ये वुमेन है और इन्होंने वुमेन की बात की है, बस इतना सा। ग्राम्स्की हेजेमनी के लिए जाने जाते हैं और अपनी प्रिजन नोटबुक के लिए जाने जाते हैं, ये फेमस बुक है, बहुत बार याद रखी है। फ्रांस फैनन, रिच ऑफ द अर्थ, बहुत बार आ चुकी है। अब ऐसी कुछ कुछ बुक्स होती है जिनके लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये बुक जब हम पीवाईक्यू में पढ़ते हैं ना, तो हम कम से कम इतनी बार ये बुक्स पढ़ चुके होते हैं, अप्रॉक्स 15-20 बार, कि हमें ऑटोमेटिकली याद हो ही जाती है, इसके लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बुक्स ऐसी है, और कुछ बुक्स जो मैंने ट्रिक्स के साथ याद किया वो मैं आपको बता ही देती हूँ। फिर जॉन रॉल्स का है पॉलिटिकल लिबरलिज्म की थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया था इक्वालिटेरियन लिबरलिज्म किसका था? जॉन रॉल्स का था। तो अगर आपको ये याद है कि इक्वालिटेरियन लिबरलिज्म जॉन रॉल्स का है, तो आपको वैसे ही याद रखना कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी जॉन रॉल्स का है। और एक बार ये क्रोनोलॉजी भी देख लो कि सबसे पहले मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट आई है, फिर ग्राम्स्की आया है, फिर फ्रांस फैनॉन, फिर जॉन रॉल्स आखिरी में आया है। तो इनकी बुक्स का ऑर्डर भी वैसे है कि 1792 सबसे पुरानी बुक है, फिर 90s की बुक्स हैं इसके बाद, ग्राम्स्की, फैनॉन और रॉल्स की। तो कभी कभी जैसे थिंकर्स को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेता है, या फिर बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेता है, तो बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाने का सही तरीका ये होता है कि हम ये याद कर ले कि पहले कौन सा थिंकर आया फिर कौन सा थिंकर आया। सो अब बात करते हैं फिर से एक क्रोनोलॉजी वाले एक कंधे से क्वेश्चन की। बेंस और आर एस पीटर्स, सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, उनका वर्क है। बेंस और आर एस पीटर का वर्क है सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। तो क्रोनोलॉजी को तो हम बाद में लगाएंगे, पहले हमें इनकी बुक्स भी साथ साथ याद करते जानी है। तो ये अगली बार क्वेश्चन बन सकता है कि बेन और आर एस पीटर की बुक दे दी और पूछ ले ये किसने लिखी है। तो सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट आर एस पीटर और बेन की है। जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस याद है। सुजैन मॉलर रॉकिन का जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तो मैंने आपको किन से याद कराया, किन कौन होती है? किनशिप वर्ड सुना होगा, तो किन मतलब होता है फैमिली। ठीक है, तो यही इसकी फैमिली वर्ड इनके नाम में ही छुपा हुआ है। देन रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पता ही है। अब बेन और आर एस पीटर है, इसका अगर हम देखें तो एसपीडी बन रहा है, तो पावर रेंजर्स एसपीडी आता था और बेन 10 भी एक कार्टून आता था। तो बेन 10 का कार्टून है, पावर रेंजर्स एसपीडी भी उसके बाद आता था। ठीक है, तो आप ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। तो एसपीडी याद रहेगा, सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। तो मैंने एक और एस नहीं लगाया, बस यहाँ तक भी अगर आपको याद रहेगा तो आप तुक्का मार सकते हो। सो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन की, और इस साथ साथ इनका ईयर भी पूछ लेते हैं, जो कि फेमस चीज़ें होती है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेमस है, तो 1762 में लिखा गया था। जॉन रॉल्स की थ्योरी 1971 की है। ठीक है, बाकी इन दोनों का ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये दो इंपॉर्टेंट थे। और कभी कभी आपको लगेगा कि मैम ये इलॉजिकल ट्रिक है, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं बनी और याद भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं एसपीडी और बेन 10 दोनों ही कार्टून याद आ जाएंगे एक साथ, तो शायद याद आ जाए, है ना। और इसके ईयर्स याद रख लेना। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का 1762, किसने? रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 6
मतलब 2 छक्के मारे या 6-2 आ जाएगा और 71, ठीक है। तो 71 जॉन रॉल्स का 71। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आर गलती से आ गया है। यहाँ पे एरिस्टोटल जो है पहले थिंकर हैं जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को अडॉप्ट किया था, पर गलती से, जानबूझ के नहीं किया। इंडक्टिव मेथड उनसे गलती से अडॉप्ट किया था, मतलब उन्होंने पहले पूरी थ्योरी लिख दी, फिर बाद में पता चला अच्छा ये मेरी थ्योरी तो इंडक्टिव मेथड पे बेस्ड है, तो क्वालिटेटिव है। अभी मैंने बताया था ना कौन कौन से थिंकर थे, हॉब्स, मैकेवली और अभी थोड़ी देर पहले एरिस्टोटल का भी नाम मैंने बताया था। तो ये 3 थिंकर, आपको कभी कभी होता है कि चाहे आपको समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं, पर कभी कभी आपको रटना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये रट्टाफिकेशन वाला ही क्वेश्चन है कि ये कौन कौन से थिंकर है जो इंडक्टिव मेथड में मानते हैं, और इंडक्टिव मेथड का मतलब मैंने समझा ही दिया। और मैकेवली के केस में क्या हुआ था, उन्होंने इंडक्टिव मेथड यूज किया था, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा भी, मैकेवली ने भी इंडक्टिव मेथड यूज किया था लेकिन इंटेंशनली, जानबूझ के, और एरिस्टोटल ने बेचारे ने गलती से। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? एक तरफ एरिस्टोटल की बात हो रही है, एक तरफ मैकेवली की बात हो रही है, इसका तो ये है नहीं, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही ठीक है, पर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि 2 अलग अलग फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। अब आपको ये बताना है, प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो ह्यूमन सोल है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। सही बात है, प्लेटो ने 3 फॉर्म्स की बात बताई थी, 3 फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सोल। तो कौन कौन सी थी भाई? रीजन, स्पिरिट या स्प्राइट, नॉट स्प्राइट, स्प्राइट तो पीते हैं, स्पिरिट ही है ये, और एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हाँ मैम यही तो 3 थे, ऐसे ही पढ़ा था, पर क्या आपने एप्टीट्यूड पढ़ा था कि एपेटाइट पढ़ा था? ध्यान से याद करो, तो वो एपेटाइट था। वो सोचेंगे कि शायद राइटिंग एरर हो गया है या मिसप्रिंट हो गया है, पर ये गलत ही दिया हुआ है। तो एप्टीट्यूड नहीं था, एपेटाइट था। तो रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। रीजन किसके पास होता है? फिलोसोफर किंग के पास। स्पिरिट किसके पास होती है? सोल्जर्स के पास। और एपेटाइट कौन किसके पास होता है? 3rd क्लास, आर्टिशियन क्लास के पास, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। और देन द स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज, और जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से ही मिलके बना है। तो इंडिविजुअल का ही एक बड़ा हिस्सा स्टेट बनता है, कि बहुत सारे जब इंडिविजुअल एक साथ आ जाते हैं तो स्टेट का गठन होता है, ये स्टेटमेंट का मतलब है। जो कि ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली प्लेटो के लिए जानी जाती है। कितनी बार जो कोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि कोट दे देंगे और पूछेंगे किसका कोट है, तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज प्लेटो का कोट है। और ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो इसमें रीजन पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो 4th ऑप्शन ए इज फॉर, आर इज ट्रू, ठीक है। और ये जो बोलते हैं, मैंने आपको 3 क्वालिटीज बता दी। प्लेटो ने जो एक उसमें बोली थी अपने ह्यूमन सोल में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। और यहाँ पे जो स्टेट इज इंडिविजुअल लार्ज का मतलब ये भी है कि जो इंडिविजुअल के माइंड में होता है वही स्टेट के माइंड में भी होता है, दोनों आइडेंटिकली सोचते हैं, इसलिए स्टेट जो है इंडिविजुअल रिट लार्ज है। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल से बनके स्टेट बना है, ये बहुत सारे इंडिविजुअल है, इससे मिल सबके स्टेट बना है। तो जो कि इंडिविजुअल का माइंडसेट होगा वही तो पूरे स्टेट का माइंडसेट होगा ना। मतलब अगर बोला जाता है कि अगर स्टेट को पहचानना है तो वो उसकी सिटीजन से पहचान हम सकते हैं, जैसे सिटीजन वैसा स्टेट। सिटीजन अच्छे हैं तो स्टेट भी अच्छा होगा, वहाँ पे खुशहाली होगी। सिटीजन बुरे हैं तो स्टेट भी बुरा होगा, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। तो जो कि सही बात भी है। तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो ये सही है। अब बात करते हैं 2020 अक्टूबर के क्वेश्चंस की, कि इनमें से कौन से थिंकर्स ऐसे हैं जो वुमेन इक्वालिटी में नहीं मानते, ठीक है। कौन से, मतलब एक आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं है, इन्हीं में से चुनना है। तो वुमेन इक्वालिटी में नहीं मानते प्लेटो और मिल, एरिस्टोटल एंड हेगल, मिल एंड वेलस्टोनक्राफ्ट, या प्लेटो एंड मैरी वोllstonecraft। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लेटो फेमिनिस्ट है, वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं, तो जहां जहां प्लेटो है वो भी कट जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। बात करें मैरी वोllstonecraft की, तो मैरी वोllstonecraft खुद में ही एक फेमिनिस्ट थिंकर है, वो वुमेन इक्वालिटी की बात करती हैं ऑब्वियसली। तो मैरी वोllstonecraft भी जहां जहां है वो कट जाएगा। तो ऑप्शन 2 बचा हमारे पास, एरिस्टोटल और हेगल, जो वुमेन इक्वालिटी में नहीं मानते। इनफैक्ट एरिस्टोटल तो वुमेन को सिटीजन ही नहीं मानते, ठीक है। और मिल्ज भी जो है फेमिनिस्ट थिंकर है, ये भी याद रखना, ठीक है। आपको याद होगा मिल ने सब्जुकेशन ऑफ वुमेन पे भी पूरी की पूरी बुक लिखी है कि वुमेन्स को कैसे सब्जुकेट किया जाता है, तो वो मिल भी फेमिनिस्ट है। सो एरिस्टोटल एंड हेगल ही फेमिनिस्ट नहीं है और वो वुमेन इक्वालिटी में नहीं मानते। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि जो मेल है फीमेल के कंपैरिजन में बाय नेचर, मतलब नेचुरली, ऐसा नहीं है कि हमने, नेचुरली वो इंफीरियर होती हैं। कौन? फीमेल नेचुरली इंफीरियर होती है और मेल जो है नेचुरली सुपीरियर होते हैं। मेल हमेशा रूल करने के लिए बने हैं और फीमेल हमेशा रूल होने के लिए बनी है, ठीक है। देन हीगल के अकॉर्डिंग वुमेन का क्या पर्सपेक्टिव है? वुमेन के हीगल बोलते हैं कि जो वुमेन है वो बाय नेचर
डिस्टाइंड है, मतलब उनकी डेस्टिनी है, उनकी किस्मत में ये लिखा है कि वो पैसिव रोल प्ले करेंगी अपनी फैमिली वैल्यूज। पैसिव रोल क्या होता है कि सिर्फ आप अपनी फैमिली को देखभाल कर रहे हो। एक्टिव रोल क्या होता है कि बाहर जाना, कमाना, फैमिली को देखना, उनके डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर होना वो मेल के पास है। और फीमेल क्या है, बस एक ऑडियंस की तरह है, जो उसका काम है फैमिली को संभालना, फैमिली को एक साथ लेकर चलना, अपहोल्ड करना, ठीक है, फैमिली वैल्यूज को। और ये दोनों की बुक्स में कौन से वर्क में उन्होंने एक आइडिया दिया था। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, तो ये भी याद रखना। द पॉलिटिक्स जो बुक थी एरिस्टोटल की, उसमें उन्होंने फीमेल को सबऑर्डिनेट किया है। और फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो कि हीगल की राइटिंग्स है, उस वाली राइटिंग में इन्होंने वुमेन्स को डिग्रेड किया है। तो कौन कौन सी बुक में उन्होंने खिलाफ बोला है? पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में हीगल ने। तो इसी क्वेश्चन से आपको उनकी बुक्स या राइटिंग्स भी याद हो गई। अच्छा, अब याद होगा जे एस मिल का फेमस वर्क है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस वर्क में उन्होंने किस आइडिया के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है, ठीक है। क्या उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि एक आइडियल गवर्नमेंट वो होगी जहाँ पे पीआर सिस्टम फॉलो होगा? तो यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने की। जीएस मिल ने क्या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात की है? तो की है। जेएस मिल ने सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की बात की है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसा कुछ उन्होंने अपनी ये तो बहुत बाद में आई थी ये आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसा कॉन्सेप्ट जेएस मिल ने नहीं दिया था। बस उन्होंने सिस्टम, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी अपने वर्क कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। और आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक भी याद कराई थी जेएस मिल की बुक्स को याद करने के लिए, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। वैसे एक वाइटी शॉर्ट्स में मैंने बताया हुआ है, MIL.POR.US। इस वर्ड से आपको जेएस मिल की सारी बुक्स याद हो सकती हैं। जैसे पी से हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो तभी ये फोर्थ ऑप्शन गलत था, क्योंकि इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ही बेस्ड है। तो अगर वो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली बुक में ये बात नहीं लिखेंगे तो इसमें क्यों लिखेंगे, है ना। तो ये बात तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखी है। बाकी अगर आपको OR.US ये सब क्या है, तो आप मेरे वाइटी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, और मैं आपको उसका लिंक जो है पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। एक 30 सेकेंड्स का शॉर्ट है और आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर प्लेटो का, जो एरिस्टोटल ने जो बोला था कि आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट, जो एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो हमेशा प्लेटो के लिए सेकंड बेस्ट रहा है। ये किसने बोला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, JH सेबाइन ने बोला है। अभी इससे पहले हमने 2018 में एक डनिंग का क्वेश्चन याद किया था, किसी को याद हो तो प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो डनिंग जो थे वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और क्यों। याद आया? प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहे थे और क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? अगर याद है तो बढ़िया, नहीं तो आप वापस वीडियो को बैक करो। देन एरिस्टोटल, ये JH सेबाइन ने बोला था कि जो प्लेटो का सेकंड बेस्ट था, प्लेटो के लिए फर्स्ट बेस्ट क्या था? अपना आइडियल स्टेट। और एरिस्टोटल के लिए जो अपना आइडियल स्टेट था, वो प्लेटो के लिए एरिस्टोटल वाला आइडियल स्टेट सेकंड बेस्ट था उसके लिए। तो अगर आपको याद हो, जो एरिस्टोटल है वो बोलते हैं जो आइडियल स्टेट वो होगा जहाँ पे मिडिल क्लास रूल करेगी, ठीक है। जो उनको थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन जो उन्होंने दी थी, ठीक है। गोल्डन मीन क्या होता है? ना इधर का एक्सट्रीम ना इधर का, ना कि रिच ना ही पुअर, बीच का कुछ, है ना। तो वो मिडिल क्लास रूल करेगी। और एरिस्टोटल पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। प्लेटो के लिए सेकंड बेस्ट क्या था भाई? प्लेटो के लिए अपना पहला तो था आइडियल स्टेट, और दूसरा था उनके लिए द रिपब्लिक, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो मानते थे। इवन जो पॉलिटी थी वो भी दो, उसका गोल्डन मीन की थ्योरी सी था, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, एक तरफ डेमोक्रेसी दूसरा तरफ ओलिगार्की, तो इन दोनों का मिक्स करके उन्होंने पॉलिटी बताया था। अब आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे थिंकर हैं जो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में नहीं मानते। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में कौन मानता है? मार्क्सिस्ट मानते हैं। और ये क्या होता है, मैं आपको मार्क्सिज्म वाला जब ओपिकावा पढ़ोगे उसमें समझा चुकी हूँ। तो मार्क्सिस्ट जो है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में मानते हैं, और ये, लेकिन ये ऐसे थिंकर है जो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में नहीं मानते, ये उसको रिजेक्ट करते हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस वो मानते हैं पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल में, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्लास स्ट्रगल होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल होना चाहिए। तो कोई ऐसा ही थिंकर होगा जो कि नियो मार्क्सिस्ट होगा, जो कि मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करेगा। तो कौन है? एंटोनियो ग्राम्स्की। और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल एंटोनियो ग्राम्स्की के लिए फेमस है। तो दैट्स अ करेक्ट आंसर, व्हिच इज एंटोनियो ग्राम्स्की।
आपको याद होगा कि जब आप ग्राम्स्की की थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं, याद आया? जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो कि एक अपर क्लास से बिलोंग करेंगे, और यही इंटेलेक्चुअल्स जो होंगे वो खुद आके वर्कर्स जो कि स्मॉल क्लास है, ठीक है, उनकी हेल्प करेंगे क्लास स्ट्रगल में और अपोज करने में किसको? कैपिटलिस्ट को। ठीक है, तो कुछ ऐसे, क्योंकि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं। अब कैपिटलिस्ट में भी या अपर क्लास में भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसे तो होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ यार बेचारों के साथ बुरा हो रहा है। जैसे अगर मैं आज के टाइम में अमीर हूँ तो मैं गरीबों की प्रॉब्लम से भी रिलेट कर सकती हूँ कि यार सही है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो वैसे कुछ ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और वो बोलते हैं इन इंटेलेक्चुअल्स के बिना कभी भी क्लास स्ट्रगल अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि वर्कर्स तो इंटेलेक्ट है नहीं उनमें, वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो क्लास स्ट्रगल करे, रेवोल्यूशन लाए। तो उनकी मदद करने के लिए किसी रॉबिन पर्सन को आना पड़ेगा अपर क्लास से, जिनमें वो कैपेसिटी हो रेवोल्यूशन लाने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसको हम फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं? फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। सो क्योंकि इसमें फ्रेंच फैनॉन है तो हमने इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रख दिया इस क्वेश्चन को। बाकी तो ये क्वेश्चन जो हमारा नेशनलिज्म की थ्योरी हम किस में पढ़ते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में पढ़ते हैं, तो उसमें आ सकता है। तो कल्चरल नेशनलिज्म के फादर होते हैं कौन? हर्डर, J.G. हर्डर, गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है। अच्छा, कल्चरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? मतलब हम कहीं भी रह ले, हम अपने आप को क्या मानेंगे? भारतीय ही मानेंगे। चाहे मैं कनाडा चली जाऊं, दुबई चली जाऊं, स्विट्जरलैंड चली जाऊं, लेकिन मेरी जो रूट्स है मैं वहां जाके भी अपने कल्चर को फैलाऊंगी, अपने कल्चर से जुड़ी रहूंगी। जहाँ जैसा मुझे हमेशा भारत में आगे लगेगा, कनेक्टेड फील होगा, वैसा मुझे बाहर जाके फील नहीं होगा, फैमिलियर नहीं लगेगा, चाहे मैं कितनी भी किसी भी अच्छे देश में चली जाऊँ। तो रिगार्डलेस हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपनी नेशनैलिटी से जुड़े हुए होते हैं। उसको हम बोलते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, जो कि ये जो थ्योरी थी या जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले हर्डर ने दिया था। और इसमें हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, सोलेस आता है, और हम एक कॉमन कल्चरल बॉन्ड को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। अभी बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है एरिस्टोटल ने बोली है या एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल के बारे में 4 स्टेटमेंट है, और आपको मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये 4 ऑप्शंस है और ये 4 स्टेटमेंट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो पहले तो पॉलिस। पॉलिस क्या है? सिटी स्टेट, जो एरिस्टोटल ने, ग्रीक वर्ड है पॉलिस, उसके लिए सिटी स्टेट के लिए यूज किया था। कि सिटी स्टेट जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंसी को गारंटी कर सके, और इतना छोटा होना चाहिए कि इसमें आराम से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, बेसिकली गुड गवर्नमेंट यानी कि गुड गवर्नेंस। ठीक है, इतना बड़ा हो कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, और इतना छोटा हो कि उसको आसानी से गवर्न किया जा सके। ये होता है पॉलिस। तो ये पहला करेक्टर जो है वो सही, ठीक है, ऐसा बोला था। अब अगर ए सही है तो ऑप्शन 1 या 4 में से हमारे पास कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, पॉलिस इज मैन रिट लार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताया था, इसी से मिलता जुलता याद होगा, बस इसमें वर्ड्स बदल दिए, स्टेटमेंट का मतलब वही है। स्टेट इज, पॉलिस मतलब स्टेट होता है, इज मैन यहाँ पे इंडिविजुअल, रिट लार्ज, और मैंने आपको बताया कि उनका माइंड एक जैसा होगा। और ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये स्टेटमेंट बोला था प्लेटो ने। तो अगर ये स्टेटमेंट प्लेटो ने बोला है तो एरिस्टोटल क्यों बोलेगा? तो डी ऑप्शन गलत। ठीक है, तो हमारा ए, बी और सी सही होना चाहिए, जो कि जो पॉलिस है वो नेचुरल होता है और इंडिविजुअल से पहले होता है, लेकिन नॉट क्रोनोलॉजी बट टेलियोलॉजिकली। तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट अभी 2018 के क्वेश्चन में भी बताया था कि एरिस्टोटल, 18 के दिसंबर के क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले, कि जो क्रोनोलॉजी वाइज स्टेट बाद में आया, लेकिन टेलियोलॉजिकली, इंपॉर्टेंट वाइज, नेचर वाइज जो पॉलिस है, स्टेट है, वो नेचुरल है और इंडिविजुअल से पहले आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट का पार्ट है, तो इंडिविजुअल को वैसे ही करना है जैसे स्टेट बोले। देन पॉलिस इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो ये भी जो लाइन है, थर्ड स्टेटमेंट, ये भी बहुत बारी अलग से आ जाती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएगी, कभी कोट बन के भी आ जाएगा। इसने बोला है कि पॉलिस यानी कि स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑल, या हाईएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन, मतलब स्टेट। और ये भी कौन से थिंकर है? स्टैटिस्ट है। स्टैटिस्ट और कौन थे? हॉब्स, जो हमेशा ऊपर रखते थे स्टेट को, हीगल है ना, हमेशा स्टेट सबसे ऊपर है। वो स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ की, स्टेट वैसा ही है जैसे कि भगवान खुद धरती पे उतर कर आए हैं, वो हीगल बोलते हैं। तो वैसे ये भी बोल रहे हैं कौन? एरिस्टोटल भी स्टेटिस्ट है। स्टेटिस्ट मतलब होता है जो बहुत हाईली बोले स्टेट को लेकर, स्टेट ही उसके लिए सब कुछ हो। तो पॉलिस जैसे था यहाँ पे
हाईएस्ट एसोसिएशन है, और इंडिविजुअल टेलीलॉजिकल इंपॉर्टेंट वाइज आया था। ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, दैट्स द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट जो है नेचुरल है एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज मोरल। जो भी स्टेट बोलेगा वो मोरल रहेगा। वैसे ही हीगल ने भी बोला था कि जो भी स्टेट बोलेगा उसको मोरालिटी, क्रिएटर ऑफ मोरालिटी है और उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो मोरल लॉज के द्वारा गवर्न नहीं हो सकता। अब मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलिनेशन का। एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन सबको पता है मार्क्स की, ठीक है। उन्होंने 4 टाइप ऑफ एलिनेशन की बात की थी, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से किस किस की बात उन्होंने की है, किसकी नहीं की। ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, ABCD चारों की बात की है या इन किसी 2 की बात की है। तो एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम द स्पीसीज, एलिनेशन फ्रॉम नेचर। तो ये चारों ही सही हैं। इन 4 टाइप के एलिनेशन की बात की है किसने, मार्क्स ने। कभी कभी इसमें जो होता है अलग अलग तरीके से बदल देता है, जैसे प्रोडक्ट की जगह कभी कुछ और लिख देंगे लेकिन उसका मतलब वही होगा, या प्रोसेस जगह प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लिख देंगे। या एलिनेशन फ्रॉम नेचर, या एलिनेशन फ्रॉम इटसेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम को वर्कर्स। तो ये सारे भी सही होते हैं। तो ये मेन 4 टाइप ऑफ एलिनेशन है जिसकी बात एरिस्टोटल ने की है। एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर, अपने लेबर से उनको एलिनेट मतलब वंचित रखा जाता है। उनके जो लेबर उन्होंने डाला है, जिससे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट से उन्हें वंचित रखा जाता है, उनको प्रॉपर सैलरीज नहीं मिलती। जो नेचर ऑफ आवर स्पीशीज है, यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, वो अपने आप से भी एलिनेटेड रहते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस से, ठीक है। एंड मैन फ्रॉम मैन और सोसाइटी, इवन वो मैन दूसरे को मैन जो है उनके को कलीग से या सोसाइटी है उससे भी उनको एलिनेटेड रखा जाता है। तो ये 4 टाइप ऑफ एलिनेशन मार्क्स ने बताए थे। अब नाउ माय फेवरेट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स। अभी हमने पढ़ा रिच ऑफ द अर्थ फ्रांस फैनॉन की, लिटिल रेड बुक माओ की, और एफिलिएंट सोसाइटी, और ये आपको याद है मैंने आपको करवाया था जॉन के ग्लेबर्ट की बुक करवाई थी एक बार, हैना एरेंट की द ह्यूमन कंडीशन, और जॉन ग्लेबर्ट की है द एफिलिएंट सोसाइटी, ठीक है। द एफिलिएंट सोसाइटी, बहुत सारी मतलब एफिलिएंट होता है कि जो ऐसी सोसाइटी जिसके पास सब कुछ हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, भर भर के हो उनके पास। तो जॉन जो है, जॉन भाई साहब है ना, जॉन सेना, उनके पास एफिलिएंट है, मतलब बहुत भरा हुआ है उनके पास। ऐसी सोसाइटी में वो रहते हैं जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। और हैना एरेंट की ह्यूमन कंडीशन ये फेमस है, मतलब ये 3-4 बुक फेमस ही हैं। जॉन ग्लेबर्ट की एक नई बुक आपको पता चल गई, द एफिलिएंट सोसाइटी। तो अगर देखें तो हैना एरेंट और जो जॉन ग्लेबर्ट थे एक ही टाइम पीरियड की से बिलोंग करते हैं, 58 में ही दोनों की बुक आई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रेंच फैनॉन पहले आए थे, फिर माओ आए थे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्रोनोलॉजी वाला आता है तो आपको याद रहना चाहिए। अब आपको कार्ल मार्क्स के जो वर्क्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब जो पहले बुक आई वो पहले रखनी है और जो बाद में बुक लिखी उन्होंने वो बाद में रखनी है। डिसेंडिंग होता है तो जो सबसे लेटेस्ट बुक है उसको हम पहले रखते हैं। तो दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, और इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है DBAC, दैट इज आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। अब इसकी एक बहुत ट्रिक है, अभी तो चलो ये 4 बुक्स हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की तो बहुत सारी बुक है, एंजल्स की बहुत सारी बुक है, राइट। और कुछ बुक्स कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ लिखी है, कुछ बुक अलग लिखी है। तो इतनी सारी बुक के लिए ट्रिक हो सकती है क्या? तो ऑब्वियसली 100% ट्रिक हो सकती है। मैंने कोई वीडियो बना रखा है तो बना रखा है ऑलरेडी। अब मैं सिर्फ 4 बुक्स की ट्रिक बताऊं, इससे अच्छा मैं सारी एक कहानी की तरह आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है। सो जब आप मेरे चैनल पे जाओगे, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक प्लेलिस्ट है, इसमें 21 वीडियो है, ठीक है। इसी में एक 10 मिनट का वीडियो है कार्ल मार्क्स के ऊपर, सिर्फ 10 मिनट का है। यहाँ पर देखो सॉक्रेट्स, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, हर चीज़ बहुत डिटेल में कवर है, आप देख सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। बाकी आप मिनट का वीडियो, 10 मिनट का भी नहीं, 7 मिनट का है, पर्पल कलर में आपको दिख जाएगा। सारी बुक्स क्रोनोलॉजी के साथ, एंजल्स की भी, कार्ल मार्क्स की भी, कौन सी अलग लिखी है, कौन सी साथ में लिखी है, कहानी सुनो करके आपका वीडियो का नाम है। और आप सच्ची में आप कहानी में आपको पूरा उसमें याद हो जाएगा सिर्फ 7 मिनट्स में। यू कैन वॉच दैट, ठीक है। और अब आप आ जाते हैं 2020 के क्वेश्चन, अब खत्म हो चुके हैं, 2019 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैम बोलोगे मैम 2019 के तो करा दिए थे, तो 2019 के मैंने दिसंबर के करा दिए थे, पर जून के गलती से स्किप हो गए थे, और वो शायद PDF में मैंने नेक्स्ट में गलती से चले गए हैं। तो हम 2019 जून के कर लेते हैं अब, ठीक है। 20 के हो गए, 18 के हो गए, 17 के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 19 के, 18 के दिसंबर के हो गए और जून के हो गए। अब 19 के दिसंबर के हो गए थे और फिर सीधा हम 2020 पे आ गए थे, ठीक है। तो अब जून वाले भी कर ही लेते हैं, तो ताकि हमारे 17, 18, 19, 20 खत्म हो जाएगा, और फिर हम 2021 से पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है।
तो ये जब क्वेश्चन 2019 में पहली बार आया था तो बहुत लोगों का इस क्वेश्चन ने दिमाग घुमा दिया था कि भाई कार्ल मार्क्स जो है वो सिटीजन कहाँ के हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि वो जर्मनी के सिटीजन होंगे, पर जो मार्क्सिज्म के फाउंडर कार्ल मार्क्स वो कौन से सिटीजन है, यूके के सिटीजन है। तो ये याद रखना। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी में रहे थे, फ्रांस में रहे थे काफ़ी टाइम, बेल्जियम में, यूके में रहे थे, बट बाय नेशनैलिटी वो एक प्रोशियन थे। एंड आफ्टर दैट ही बिकम स्टेटलेस, और फिर उसके बाद अपनी सारी सिटीजनशिप उन्होंने त्याग दी थी और वो स्टेटलेस हो गए थे। तो मार्क्स जो थे लंदन गए अपने 1849 में जून में, और अपने अर्ली जो उन्होंने साल थे वो लंदन में बिताए, और बाकी जो थे वो रेस्ट ऑफ द लाइफ रिमेन बेस्ड इन द सिटी, मतलब यहीं रहे वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ रहे। और हेडक्वार्टर जो है कम्युनिस्ट लीग का वो भी लंदन में उन्होंने बना लिया था। और पर्शिया को आज के टाइम में क्या किस नाम से जाना जाता है, जर्मनी के नाम से। ठीक है, तो उन्होंने बाद में जाके नेशनैलिटी पर्शिया यानी कि जर्मनी की ले ली थी। और यहाँ पे आंसर आई गेस 3 नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, मैंने 3 आंसर की से देख के लिखा है एनटीए की, बट जर्मनी होना चाहिए। या फिर इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है जब फाइनल आंसर किया थी तो नन ऑफ द अबव था, क्योंकि वो कहीं के सिटीजन नहीं रहे थे, वो बस हर जगह रिसाइड किया था। उन्होंने बाद में जाके कहीं जर्मनी की नेशनैलिटी ले ली थी कुछ टाइम के लिए। तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए बेसिकली। तो देखा जाए तो कार्ल मार्क्स वो या जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट सेक्शन में एक बार ही बताना, पर मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होगा। तो ये पर्शिया की नेशनैलिटी जो कि जिसको हम जर्मनी बोलते हैं तो वो हो सकता है। सबसे इजी क्वेश्चन, डायलेक्टिक मेथड सबसे पहले किसकी राइटिंग में देखा जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑब्वियसली प्लेटो से भी पहले कोई आया था तो वो थे सॉक्रेट्स, है ना। बहुत सबसे पहले इन चारों में से भी सबसे पहले कौन थिंकर आते हैं, सॉक्रेट्स आते हैं। तो सॉक्रेट्स ऑब्वियसली डायलेक्टिक मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉक्रेट्स की कोई खुद की राइटिंग्स नहीं थी। जितनी भी राइटिंग्स है सॉक्रेट्स की, बाद में चल के प्लाटो ने लिखी थी। ठीक है, तो अगर राइटिंग्स में सबसे पहली बार देखा जाए तो वैसे तो सॉक्रेट्स भी डायलेक्टिक मेथड का यूज करते थे, लेकिन राइटिंग्स में सबसे पहली बार यूज हुआ किया था प्लाटो ने। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और यहाँ पे इसका आंसर प्लाटो होना चाहिए। डायलेक्टिक मेथड क्या होता है, जब डायलॉग्स के फॉर्म में आप लिखते हो। ठीक है, तो प्लेटो का यूज़ किया, प्लेटो में इन्होंने प्लेटो ने इस मेथड का यूज़ किया था बेसिकली, और डिडक्टिव अप्रोच के तहत ये यूज़ किया था। और इसमें जस्टिस का आइडिया बेसिकली जब समझा रहे थे तो सबसे ज़्यादा डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करके उन्होंने समझाया था। और जो डायलेक्टिक मेथड का जो ये नाम है ये प्लेटो ने दिया था। वैसे सॉक्रेट्स भी डायलेक्टिक मेथड यूज़ करते थे, लेकिन उनको हम सॉक्रेटिक मेथड बोलते हैं, जो वो डायलॉग्स की फॉर्म्स में बात करते थे या वैसे करते थे या लिखते थे, तो सॉक्रेटिक मेथड बोलते थे। और फिर इन्होंने सॉक्रेटिक मेथड को डायलेक्टिक मेथड का नाम दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग का। इन मैकेवलियन थॉट, मैकेवली के लिए जो वो क्या बोलते थे, एंड जस्टिफाई मीन्स, मतलब अगर हमें मीन्स हमें एंड अचीव करना है। एंड क्या है, सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी लाना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लाना। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए अगर हमें बुरे से बुरा काम भी करना पड़े, उस मीन्स जो है हमारा जरिया है वहां तक पहुंचने का, अगर वो बुरा भी करना पड़े तो चलेगा, ऐसा मैकेवली ने बोला था अपने प्रिंस को। ठीक है, प्रिंस यानी कि जो उसका हाइपोथेटिकल प्रिंस था उसको। तो ये बात सही है कि एंड जो है मीन्स को जस्टिफाई कर देता है। अगर आपका एंड था कि हम पीस और स्टेबिलिटी लाए, यूनिटी और इंटीग्रिटी लाए, और वो एंड अचीव हो गया, चाहे फिर हमें मीन्स कुछ भी अपनाना पड़ा, चाहे हमें फियर का यूज़ करना पड़ा, कोएर्शन का यूज़ करना पड़ा, तो हमने किया, लेकिन फाइनली ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो वो उस मीन्स को जो है वो जस्टिफाई करता है। इसी बात पे तो गांधी जी मैकेवली को बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि गांधी जी के लिए क्या था, मीन्स और एंड दोनों ही जस्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अपने जैसे वो बोलते थे कि नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाओ, एंड कौन था, इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो हमारा इंडिपेंडेंस जो कि एंड है वो भी अच्छा है, और जो हमारा मीन्स है वो भी अच्छा है, दोनों ही जस्टिफाइड होने चाहिए। तो इसमें मैकेवली और गांधी की डिबेट भी आती है कई जगह। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब क्या रीजन इसका सही है, तो यस, की ऑब्जेक्टिव जो क्या, क्योंकि प्रिंस का की ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बताए रखना, बिकॉज की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंस इज दिस। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली जो मैंने अभी यहाँ समझाया वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और वही सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखी हुई हैं। और ये प्रिंस जो है वो एक एज अ रूलर माना जाता है, जिसको अगर लोग डरे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा है कि लोग उससे प्यार करें, क्योंकि प्यार से बहुत चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन अगर प्रिंस से लोग डरेंगे तो ऑब्वियसली वो उसकी बात मानेंगे। और कुछ भी हो, प्रिंस को जो रूलर है वो एक लव्ड रूलर जो है वो अपनी अथॉरिटी को रिटेन कर सकता है बाय ऑब्लिगेशन, वाइल अ फियर्ड रूलर रूल्स बाय फियर ऑफ पनिशमेंट। तो अगर आप
ऐसे रूलर हो जिससे लोग डरते हैं, तो आप पनिशमेंट देके उससे अपनी अथॉरिटी जमाओगे, उनको अपनी बात मनवाओगे। और एक अगर आप लव्ड रूलर हो तो वो आप ऑब्लिगेशन हो जाएगा सामने वाले का आपकी अथॉरिटी को मानना। अब आपके हिसाब से कैसा रूलर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। हु स्टेटेड दैट द लाइफ ऑफ अ मैन इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटेशन शॉर्ट। मतलब जो स्टेट जो है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्टेट ऑफ नेचर की। स्टेट ऑफ नेचर किसके लिए, सॉलिटरी पुअर ब्रेस्टिस था ये साल, मतलब बहुत नेगेटिव नेगेटिव। कोई ऐसा बंदा जिसने अपने टाइम पे सिविल वॉर देखा होगा, ठीक है, तभी वो ये नेगेटिव बातें कर रहा है। कौन था वो भाई, हॉब्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार आपने पढ़ा भी होगा। लेवियाथन जो बुक है उनका वर्क, उसमें उन्होंने ये बात स्टेट ऑफ नेचर को लेकर बोली है। और पीपल आर, जो लोग हैं वो सेल्फिश होते हैं, विकेड होते हैं, वो एक दूसरे पे हम उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्रूटल होते हैं, वायलेंट होते हैं। क्यों बोल रहा है ये सब वो, क्योंकि उसने सिविल वॉर देखा था अपने टाइम पीरियड में कि सब लोग ऐसे ही थे। जब वो पैदा हुआ था हॉब्स, तो उसने, वो बोलता है ना कि आई एंड फियर आर बॉर्न ट्विंस, कि मैं और डर एक साथ ही पैदा पैदा हुआ है। क्योंकि उस टाइम सिविल वॉर चल रहा था, सारे एक दूसरे को मार काट रहे थे, सेल्फिश थे, वायलेंस कर रहे थे, तो इसलिए वो ये नेगेटिव पॉइंट देता है। देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल देम। इसलिए तो वो बोलते हैं कि एक लेवियाथन का आना जरूरी है, एक ऐसी गवर्नमेंट हो कि जो कि स्ट्रॉन्ग हो, अथॉरिटेरियन हो, मोनार्की इसलिए वो लाना चाहते हैं कि अगर एक पावरफुल रूलर आएगा तो इन सबको ये रोक सकता है वायलेंट होने से, ब्रूटल होने से। अब ये कोट किसने बोला है कि जो इंग्लिश हैं वो सोचते हैं कि दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब कोई ये ऐसा थिंकर है जो इंग्लैंड का, यहाँ पे इंग्लिश कौन है, इंग्लैंड के लोगों के लिए बोल रहा है कि लोगों को लगता है हम तो फ्री हैं, लेकिन वो तभी फ्री होते हैं जब वो इलेक्शंस, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तब वो फ्री होते हैं। तो ये ऐसी बात रूसो ने बोली थी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। जो रूसो तो है, पहले याद रखो कि ये इनलाइटनमेंट थिंकर है, ठीक है, 18th सेंचुरी के। तो जब इनलाइटनमेंट पीरियड था तो तब ये पैदा हुए थे और ये इनलाइटनमेंट के खिलाफ थे, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इंग्लैंड के लोग अपना फ्री, अपने आप को समझ रहे हैं पर वो फ्री है नहीं, ठीक है। फ्री यहाँ पे ये नहीं है कि वेले लोग हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो वाला फ्री नहीं। फ्री यहाँ पे मतलब है फ्रीडम, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप फ्रीडम है आपके पास कुछ भी करने की, करने की, या कैसे भी अपनी बात को रखने की, तो आप गलत सोच रहे हो। आप फ्री कब हो, जब तक इलेक्शन चल रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, तब तक आपके पास फ्रीडम है कुछ भी करने की, आपके पास वोट देने की फ्रीडम है। आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलोगे भी इलेक्शन के टाइम पीरियड में, तो वो कुछ आप पे ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वोट चाहिए। अगर हमने कुछ भी इस टाइम पे किया तो भाई हमको हमारे वोट कट जाएंगे। तो आप फ्रीडम आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो, प्योरली जब आप इलेक्शन के टाइम पे। और बाकी टाइम जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, फिर से आप लोग जो है उस सरकार के, जो सरकार बनेगी इलेक्शन के बाद, उसके स्लेव बन जाओगे। फिर आपको वही करना पड़ेगा अगले 5 सालों के लिए जो सरकार ने बोला, जो उसने लॉज बनाए, जो पॉलिसीज बनाई। तो ये इसका एक डीप मीनिंग था जो रूसो ने अपने उसमें वर्क में बोला था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और जिनका फेमस वर्क था डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स वाला, ठीक है। और एक एमिली लिखा था ऑन एजुकेशन के ऊपर। तो ये साइंस एंड आर्ट्स वाला जो डिस्कोर्सेज था उसमें आई गेस उन्होंने ये चीज़ बोली है, जहाँ तक मुझे याद है। और बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ था नहीं। किसने बोला था कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप कोई भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनका प्रेजेंट और फ्यूचर रेसेस खराब कर रहे हो, रोब ऑफ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत हित में किसी ने ये चीज़ बोली है। तो अगर आपको याद होगा, मिल्स POR.gov.US, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बुक, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। सो GS मिल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आया आपका JS मिल। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो डिफेंड करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना गिव अप करने की, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो सरकार है वो करप्ट है, टेरनिकल है, तो आप अपने ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो और सरकार को तब उखाड़ फेंको, बेसिकली थ्रो कर दो, ओवर थ्रो कर दो, सॉरी। और तो और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर 10 लोग हैं और 100 लोग हैं, वो कोई एक बात सोच रहे हैं और आप एक एक तरफ हो, पर आप अपनी दूसरी बात सोच रहे हो, आप इन 100 के खिलाफ नहीं हो, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब यह है कि आप भाई ज़्यादा ब्रेव हो और आप लीग से हट के सोच रहे हो, आप भेड़ चाल में नहीं चल रहे। तो यही बात उन्होंने JS मिल ने भी बोली थी, जो मैंने आपको बहुत
अपने रियल सेंस में और लेमैन लैंग्वेज में बता दी, कि जो सामान्य भाषा में आपको मैंने ये चीज़ समझाई। और ये वाला जो कोट है ये वही बात बोल रहा है कि जो ये या फिर ये वाली जो लाइन है, मतलब जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको यहाँ समझा दिया बिना पढ़े। तो ये कोट भी आपका याद रखना है, मैनकाइंड माइनस वाला कोट। ये आपका आता है कितनी बार स्टेटमेंट वाले जो कोट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें, कि इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन, अगर एक सारी मैनकाइंड एक तरफ, सारे ह्यूमंस एक तरफ और हम एक तरफ, ठीक है, हमारा ओपिनियन एक तरफ है, हम दूसरा ओपिनियन रखते हैं, उन सबका ओपिनियन अलग है, तब भी आपको उसका ओपिनियन भी उतना ही साइलेंस करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, कि इसको आप दबा दो। उसके भी ओपिनियन को उतना ही तवज्जो दो जितना बाकी ओपिनियंस को तवज्जो दे रहे हैं, ये वो लाइन बोल रही है। एंड ओनली वन पर्सन वाज ऑफ कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, अगर वही एक पर्सन अलग ओपिनियन का है, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाई इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन। तो ये जस्टिस नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप सारे मिलके एक को साइलेंस कर दो, चुप करा दो। उसका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी बोलने का अधिकार है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बस। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड के राइटर कौन थे? Antonio Gramsci was the writer of A Great and Terrible World, the pre-prison letters in the year 1908-1926। तो अगर प्रिजन नोटबुक इनकी है एंटोनियो ग्राम्स्की की, तो जो प्री प्रिजन लेटर है वो भी एंटोनियो ग्राम्स्की का है, ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। क्योंकि जो प्रिजन में रहता है, मान लो जो जेल में रहता है, उसको कितना टेरिबल फेस करना पड़ता है ना, उसके लिए तो सब कुछ बेकार है, टेरिबल वर्ल्ड की तरह है वो प्रिजन। तो वैसे आप इसको थोड़ा स्टोरी बना के याद रख सकते हो अगर आपको प्रिजन नोटबुक याद है तो। देन ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क किसकी थी? जिन्होंने रेच ऑफ द अर्थ लिखा था। किसने लिखा था रेच ऑफ द अर्थ? फ्रांस फैनॉन ने। कौन थे ये? अफ्रीकन थिंकर, ठीक है, नियो कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड। तो किसने बोला था कि जो पॉलिटिकल वर्क है वो लाइफ ब्लड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क? जैसे हमारे शरीर में जो खून का काम करता है, ठीक है, तो जितना भी इकोनॉमिक वर्क होते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक फाउंडेशन, तो उनका जो ब्लड है, मतलब कि इकोनॉमिक वर्क हो ही नहीं सकता, और जो ब्लड है वो क्या है? पॉलिटिकल वर्क है। तो पॉलिटिक्स होगी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, तभी तो एक साथ बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक फाउंडेशन, अगर हमें इकोनॉमिकली पावरफुल होना है तो हमारा पॉलिटिकल पावर उसमें जब तक नहीं आएगा तब तक हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो माओ जेडोंग ने बोला था, और माओ जेडोंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर थे, पॉलिटिकल, जो अपना पॉलिटिकल पावर बनाए रखते थे और जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक डायमेंशन स्ट्रॉन्ग करते थे। तो ये लाइफ ब्लड उस सेंस में है। और वैसे भी अगर आपको ये, क्योंकि माओ जेडोंग बहुत क्रूर रूलर भी थे, तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि खून खराबे वाली बात जो है माओ जेडोंग कर रहे हैं, ये एक ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इवन जो गन्स वाला एक कोट आता है वो भी माओ जेडोंग का है, और ये उनका बुक है, जितनी भी ऑन वाली बुक होती है वो माओ की है। इसलिए कौन सी बुक में बोला था ये वाला कोट? ऑन कोलिशन मूवमेंट में उन्होंने ये कोट बोला था। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उससे पहले जाने से पहले अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो कमेंट करके ज़रूर से जाना, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले पार्ट 2 बनाने की। अदरवाइज़ आप कोई कमेंट नहीं करते, कुछ नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, राइट। और प्रीवियस अगर आपके पास सीरीज़ देखना है या कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो learningmantra.vb के नाम से। प्लस ये जो मैंने आपको चैनल बताया था दिया के नाम से, वो भी फॉलो कर लेना, चेस वगैरह से रिलेटेड, और काफ़ी फ़नी वीडियोस भी होती हैं। देन आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इन रॉल्शियन थ्योरी फ्लोज फ्रॉम, तो आइडिया का जो जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में आइडिया दिया था, जो जस्टिस का, जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया दिया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसका आइडिया दिया था? जस्टिस एज फेयरनेस। तो वो जो आइडिया है वो शुरू कहाँ से होता है? क्या जस्टिस जो है इंडिविजुअल से शुरू होता है, या जो जस्टिस है वो सोसाइटी से शुरू होता है, या स्टेट से शुरू होता है, या नेशन से शुरू होता है? तो अगर आपको याद हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉन रॉल्स ऐसे थिंकर थे जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म ये बोलता था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर अगर इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने इंटरेस्ट को ग्रेटेस्ट गुड के हित में, ठीक है, तो वो करना चाहिए। तो इसलिए तो वो खिलाफ थे कि भाई इंडिविजुअल के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो रहा है बड़े लार्जर स्टेट के वेलफेयर के लिए, तो वो इंडिविजुअल के गुड्स को भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो बोलते थे कि जस्टिस की शुरुआत इंडिविजुअल से होती है, ना कि स्टेट से, ना कि आप पूरे सोसाइटी से। पहले आप इंडिविजुअल को जस्टिस दो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ, है ना। तो इंडिविजुअल कहाँ से फ्लो होता है? आइडिया ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल से होगा, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जस्टिस एज फेयरनेस इन अ रैदर नैरो फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, रॉल ने क्या बोला? स्टेट्स
justice as fairness is not a complete contract theory. Its purpose is to show how we ought to allocate a cooperative surplus of resources to individuals in society. कि society में हम individuals को किस तरीके से resources provide कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वो justice है. जैसे आपको मैंने बताया था cooperative venture ऑफ म्यूचुअल एडवांटेज वाला, जिसकी सोसाइटी जो है कॉपरेटिव वेंचर है म्यूचुअल एडवांटेज का. ये किसने बोला था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, थोड़ी देर पहले ही बताया था. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बाकी PYQs के साथ. किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा ना लगा हो, ना समझ ना आया हो, तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूंगी. बाय बाय, टेक केयर.